That is the only way through the inferno. We strike the core before the next wave of shockwaves hits. मिट्टी से संबंधित वर्जित युद्ध कौशल। ये सचमुच एक पृथ्वी निषेधित मार्शल कौशल है। मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में आने के बाद न केवल मेरी साधना में वृद्धि हुई, बल्कि एग्नि की साधना भी प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड के स्तर तक पहुंच गई। अभी तो मुझे अर्थन टैबू मार्शल स्किल भी प्राप्त हो गई है। वाकई यह सफ़र व्यर्थ नहीं गया। रुद्र बेहद खुश था। हालांकि अगर यह पहले होता तो उसकी ऐसी प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं होती। आखिर 100 मार्शल माकंग के बदले एक मॉर्टल टैबू मार्शल स्किल मिल सकती है, तो अगर 6000 मार्शल माकंग से सिर्फ एक अर्थन टैबू मार्शल स्किल ही मिल पाती तो ये सरासर धोखा होता। अंदर प्रवेश करने से पहले एग्नि और रुद्र दोनों को लगा कि वह स्वर्ग वर्जित मार्शल कौशल प्राप्त कर सकता है, लेकिन सावधानीपूर्वक सोचने के बाद एग्नि ने न केवल अपना यह विचार बदल दिया, बल्कि उसने रुद्र के सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी भी फेंक दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे अचानक एक बात सूझी। उसकी समझ के अनुसार नश्वर वर्जित युद्ध कौशल केवल सर्वोच्च मार्शल राजाओं द्वारा ही बनाए जा सकते थे। जहां तक पृथ्वी वर्जित युद्ध कौशल की बात है, उन्हें केवल सर्वोच्च मार्शल सम्राट ही बना सकते थे। हालांकि मॉर्टल टैबू और अर्थन टैबू के बीच केवल एक शब्द का अंतर था, फिर भी मार्शल किंग्स और मार्शल एम्परर्स की तुलना एक ही स्तर पर कैसे की जा सकती थी। केवल इनके रचनाकारों ने ही यह निर्णय लिया कि नश्वर वर्जना और पृथ्वी पर की जाने वाली वर्जना के बीच का अंतर अतुलनीय होगा। 10,000 मार्शल राजाओं में भी शायद ही कोई मार्शल सम्राट प्रकट हो। शिखर पर पहुंचे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। मार्शल सम्राटों का क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली था। जब तक किसी के पास असाधारण प्रतिभा, श्रेष्ठ वंश या दिव्य शरीर न हो, तब तक उस क्षेत्र में प्रवेश करने का विचार भी न करें। चाहे वे कितने भी मेहनती क्यों न हो, यह असंभव था। स्वर्ग वर्जित युद्ध कौशल तो और भी अधिक प्रभावशाली थे। केवल युद्ध सम्राटों से भी ऊपर के स्तर के लोग ही इन्हें बना सकते थे, और दिव्य वर्जित युद्ध कौशल तो वास्तव में पौराणिक वस्तुएं थीं। किसी को ये भी नहीं पता था कि दुनिया में ऐसा कोई युद्ध कौशल मौजूद है या नहीं। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह थी कि अर्थन टैबू मार्शल स्किल गुप्त कौशलों से कमजोर नहीं थी। यदि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसने अर्थन टैबू मार्शल स्किल में महारत हासिल कर ली होती, तो उसके हाथों में यह मार्शल स्किल विनाशकारी शक्ति का भंडार बन जाती। यहाँ तक कि गुप्त कौशलों के सामने भी यह अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकती थी। परिवर्तन स्वरूप जब उसने इस बारे में सोचा तो एग्नि बेचैन हो गई। वह सचमुच चिंतित थी कि क्या रुद्र के 6000 मार्शल चिन्ह किसी पृथ्वी वर्जित मार्शल कौशल के लिए पर्याप्त होंगे, क्योंकि वे बहुत कीमती थे। कम से कम 6000 मार्शल राजा एक मार्शल सम्राट को भी पराजित नहीं कर सकते। ये चिंता रुद्र तक भी फैल गई। मार्शल माकंग अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह बहुत बेचैन था। उसे इस बात का गहरा डर था कि 6000 मार्शल माकंग केवल 60 नश्वर वर्जित मार्शल कौशलों के लिए ही पर्याप्त हैं। लेकिन इतने सारे मार्शल माकंग का क्या फ़ायदा? वे एक भी सांसारिक वर्जित मार्शल कौशल के मुकाबले कहीं कम थे। लेकिन इस समय रुद्र ने सचमुच एक अर्थन टैबू मार्शल स्किल हासिल कर ली थी। भला वो उत्साहित क्यों न होता? उसे पता था कि उसने जो सुना था उसके अनुसार पूरे पूर्वी सागर क्षेत्र में किसी के पास भी अर्थन टैबू मार्शल स्किल नहीं थी। फिर भी उसके पास थी। भला वो खुश क्यों न होता? भला वो उत्साहित क्यों न होता? हम ठीक उसी क्षण मार्शल चिन्हों द्वारा निर्मित हवा में मौजूद सुनहरे बिंदु आपस में गुथे, व्यवस्थित रूप से पंक्तिबद्ध हुए और एक सुनहरे ड्रैगन की तरह रुद्र के माथे पर जा गिरे। उसी क्षण रुद्र को अपने दिमाग में एक चुभन भरा दर्द महसूस हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि फर्मेंट स्लैश की साधना विधि पहले ही उसके दिमाग में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि आकाशीय तलवार पर एक विशेष मुहर लगी हुई थी। ये केवल रुद्र के मस्तिष्क में ही मौजूद हो सकती थी। वह इसे लिख नहीं सकता था और न ही दूसरों को सिखा सकता था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि उस स्थान पर युद्ध कौशल केवल उन्हीं लोगों को प्रदान किए जाते थे जिनके वे थे। अन्य लोग उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते थे और न ही उनका विकास कर सकते थे। लेकिन रुद्र को इसकी परवाह नहीं थी। उस समय वह फर्मेंट स्लैश के बारे में परिचय और उसकी साधना के विशिष्ट तरीके को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। पृथ्वी संबंधी वर्जित आकाशीय स्लैश आकाशराज द्वारा 2000 वर्ष की आयु में निर्मित आकाश की ऊर्जा का आह्वान करते हुए दुनिया को तबाह करने की शक्ति प्रदान करना। ये सांसारिक वर्जित मार्शल कौशलों के अंतर्गत उच्चतम गुणवत्ता का कार्य है। इस तकनीक का अभ्यास करने वालों के लिए सुगठित शरीर की आवश्यकता होती है। राजा स्तर की युद्ध शक्ति से युक्त शरीर होना आवश्यक है। मार्शल किंग्स से नीचे के लोगों को साधना करने की मनाही है। यदि इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यदि यह सच ही रहा तो ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनका इलाज लगभग असंभव होगा। यदि मामला गंभीर है तो आत्मा बिखर जाएगी और मृत्यु तुरंत ही उस पर आ गिरेगी। सच में आवश्यकताएं इतनी कठिन हैं। पढ़ते पढ़ते रुद्र स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में खून खौल रहा हो, मानो उसका पूरा शरीर आग की लपटों में जल रहा हो। फिर भी
कुछ ही क्षण बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे हड्डियों तक जमा देने वाले ठंडे पानी में डाल दिया गया हो। कितना कष्टदायक। इतनी सारी परेशानियों के बाद आखिरकार उसे एक ऐसी पौराणिक मार्शल कला मिल गई जिसे पौराणिक कहा जा सकता है, लेकिन अंत में उसे उसमें प्रशिक्षण लेने की अनुमति नहीं दी गई। भला कोई ऐसी घिनौनी स्थिति से बच भी सकता है क्या? रुद्र, घबराओ मत। पृथ्वी से संबंधित वर्जित मार्शल कौशल की आवश्यकताएं हमेशा से ही बहुत उच्च रही हैं। इसके अलावा यह आकाशीय प्रहार उच्चतम गुणवत्ता का है, इसलिए इसकी आवश्यकताएं और भी अधिक होनी चाहिए। हालांकि मार्शल किंग से नीचे के लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात केवल आम लोगों पर लागू होती है। रहस्यमय दिव्य बिजली आपके भीतर छिपी हुई है, इसलिए आपका शरीर हमेशा दूसरों से अधिक शक्तिशाली रहा है। इसके अलावा आपने बिजली का उपयोग करके ही मार्शल लॉर्ड की साधना प्राप्त की है। आपने अभी तक मार्शल लॉर्ड्स के क्षेत्र में सही मायने में कदम नहीं रखा है। जब आप ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और परिणामस्वरूप चौथी बिजली प्राप्त करते हैं, तभी आप वास्तव में मार्शल लॉर्ड्स के क्षेत्र को समझते हैं। मुझे यकीन है कि उस समय आपके शरीर का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकेगा। जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे, तब तुम्हारा शरीर मेरी शक्ति को सहन करने में सक्षम होगा। मैं अपनी शक्ति तुम्हें हस्तांतरित कर सकता हूं और तुम्हारे शरीर की शारीरिक शक्ति के मामले में, भले ही वह मार्शल किंग के स्तर की न हो, लगभग कोई अंतर नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से उस समय तुम इस फर्मेंट स्लैश का उपयोग कर पाओगे, एग्नी ने याद दिलाया। क्या ये सच है? आप अपनी शक्ति मुझे हस्तांतरित कर सकते हैं? ये शब्द सुनकर रुद्र बेहद प्रसन्न हो गया। उसने एग्नी की शक्ति देखी थी और उसकी अनूठी आभा को भी महसूस किया था। उसकी अतुलनीय शक्ति का विस्फोट देखकर रुद्र भी ईर्ष्या करने लगा था। अगर उसे एग्नी की शक्ति मिल जाती तो रुद्र की युद्ध क्षमता निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच जाती। रुद्र के मन की बात जान लेने के भाव से एग्नी ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए रुद्र की उत्तेजित भावनाओं को बेरहमी से शांत किया और कहा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी शक्ति का उपयोग तुम कर सकते हो? मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे तो सकती हूँ, लेकिन इससे केवल तुम्हारा शरीर मजबूत होगा, तुम्हारी युद्ध शक्ति नहीं बढ़ेगी। बेशक, मूल रूप से किसी व्यक्ति को विश्व आत्मा की शक्ति को अपने भीतर स्थानांतरित करने की इस विधि का उपयोग करने के लिए कम से कम स्वर्णचोगा विश्व आत्मावादी होना आवश्यक था। लेकिन असुर आत्मा लोक की विश्व आत्माएं अलग हैं। हम अपनी शक्ति को अधिक पुनर्तः नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए जब आप अभी भी बैंगनी लबादा धारण करने वाले विश्व आत्मावादी हैं, तो मैं अपनी शक्ति आपको हस्तांतरित कर सकता हूँ। जाहिर है, इसके लिए शरीर की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, तो भले ही मैं अपनी शक्ति को चरम सीमा तक कम कर दूं, आप मेरी शक्ति के उन्माद को सहन नहीं कर पाएंगे। हे, मैं समझ गया। हालांकि रुद्र बेहद निराश था, फिर भी वह अपनी खुशी को काबू में नहीं रख पाया। मानो उसे एग्नि द्वारा हासिल की गई शक्ति फर्मेंट स्लैश से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। रुद्र के भावनात्मक बदलावों और विचार प्रक्रिया को भांपते हुए एग्नि ने गर्व से मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, कम से कम तुम ये तो जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। हम ठीक उसी क्षण रुद्र के पीछे का प्रवेश द्वार थोड़ा कांप उठा, ऐसा लग रहा था मानो वह बंद होने ही वाला हो। उसी क्षण रुद्र मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और फिर बोला, अब जाने का समय हो गया है। जैसे ही रुद्र बाहर निकला, मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे का प्रवेश द्वार पलक झपकते ही बंद हो गया। पूरी पर्वत चोटी अपनी पूर्व स्थिति में लौट आए, लेकिन मौजूदा चरम स्थिति शांत नहीं थी। रुद्र को देखने वाले लगभग हर व्यक्ति की आंखों में गहरी हैरानी झलक रही थी। यहाँ तक कि उसी पीढ़ी के कुछ लोग भी रुद्र को थोड़ी प्रशंसा या आदर्श भाव से देख रहे थे। रुद्र ने पहले से ही ऐसे दृश्य की आशंका जताई थी। उस समय 6000 मार्शल माकंग देखकर तो वह भी बहुत चौंक गया था, उनके बारे में तो सोचिए। निश्चित रूप से उस समय कुछ लोग यह अनुमान लगा रहे होंगे कि उसने किस प्रकार की वर्जित मार्शल स्किल हासिल की है। जूनियर वुकिंग, तुम तो कमाल हो। प्रजनन मंदिर में मौजूद सभी मार्शल मार्किंग्स तुमने ही हासिल की है ना? तुमने ये कैसे किया? अन्विका खुशी से झूमते हुए दौड़कर आए और बोली। बोलते बोलते उसने अपने हाथ में पकड़ी विश्व बैग रुद्र को दे दी। सीनियर अन्विका, आप इसे अपने पास ही रखें, रुद्र ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। ये कैसे हो सकता है? यह आपका इनाम है, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यह नियमों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा जूनियर वुकिंग, हालांकि तुम बहुत शक्तिशाली हो, फिर भी तुम्हें अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और ये तुम्हारी मदद कर सकता है। अन्विका ने जबरदस्ती रुद्र की हथेली खोली और फिर विश्व बैग उसके हाथों में थमा दिया। ये देखकर रुद्र ने विश्व बैग का निरीक्षण किया और उसकी आंखें अनायास ही चमक उठीं। उसने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ अन्विका, ये आखिर क्या है? इनके अंदर की मार्शल शक्ति इतनी कोमल है। ये तो साधना के बहुत ही दुर्लभ खजाने हैं। ये उच्च श्रेणी की मार्शल औषधियां हैं, अमर मार्शल मशरूम। हालांकि ये साधारण उच्च श्रेणी की मार्शल औषधियां नहीं हैं। ये अद्वितीय मार्शल औषधियां हैं जो केवल मिस्टी पीक पर ही पाई जाती हैं।
इसके अलावा इनकी वृद्धि को तेज नहीं किया जा सकता और जब ये अपने आप परिपक्व हो जाती हैं तभी इन्हें तोड़ा जा सकता है। इनकी कीमत सामान्य उच्च श्रेणी की मार्शल औषधियों से कहीं अधिक है और ये सर्वोच्च श्रेणी की मार्शल औषधियों मार्शल बीड्स से भी अधिक मूल्यवान हैं। यद्यपि सर्वोच्च श्रेणी की मार्शल मेडिसिन मार्शल बीड की मार्शल शक्ति अमर मशरूम ऑफ मार्शलिज्म से कहीं अधिक है, फिर भी मार्शल लॉर्ड से नीचे के रैंक वाले लोग इसका अभ्यास नहीं कर सकते। लेकिन यह अमर मशरूम ऑफ मार्शलिज्म अलग है। स्वर्ग लोक के लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और अभ्यास के बाद इसके अच्छे प्रभाव भी मिलते हैं, अन्विका ने धैर्यपूर्वक समझाया। क्या यह इतना रहस्यमय है? ये शब्द सुनकर रुद्र का दिल और भी खुश हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में प्रथम स्थान के पुरस्कार के इतने बड़े होने की उम्मीद नहीं की थी। रुद्र अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मार्शल आर्ट के अमर मशरूम की शक्ति को महसूस कर सकता था। इसमें न केवल शक्तिशाली मार्शल शक्ति समाहित थी, बल्कि यह अत्यंत कोमल भी थी। और मार्शल शक्ति जितनी कोमल होती है, उसे परिष्कृत करना उतना ही आसान होता है। विशेष रूप से स्वर्ग लोक में रहने वालों के लिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। मार्शल आर्ट के एक अमर मशरूम से भी कई लोगों को लगातार पार करना बिल्कुल आसान था। ये वास्तव में एक प्राकृतिक विलक्षणता थी, साधना का खजाना। यदि रुद्र अब कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता तो उसे अत्यंत शक्तिशाली मार्शल शक्ति की आवश्यकता होती। इसलिए मार्शल कला के 6 अमर मशरूमों का उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि राधिका, माया, जय और विक्रांत मिलकर इन्हें परिष्कृत करते तो इसके परिणाम अकल्पनीय होते। इसलिए रुद्र इतना खुश था, क्योंकि मार्शल आर्ट के 6 अमर मशरूम राधिका, माया और अन्य लोगों की साधना में बहुत मदद करेंगे। पूर्वी सागर क्षेत्र में वे उसके सबसे करीबी लोग थे, इसलिए रुद्र हमेशा से उनकी मदद करना चाहता था। और अब आखिरकार उसे यह मौका मिल गया था। वो किंग, ऐसा लगता है कि मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में तुम्हारी फसलें काफ़ी अच्छी हैं। मुझे आश्चर्य है, क्या तुम्हें मार्शल माकंग इमॉर्टल लोड्स मिल गया है? ठीक उसी समय लेडी श्रेयांशी भी वहां आ गईं। जब उन्होंने रुद्र को देखा तो उनकी आंखों में थोड़ी सी मित्रता झलक रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले से कहीं अधिक दयालुता थी। रुद्र की शक्ति को देखने के बाद अब वह उन्हें एक नए नजरिए से देख रही थीं। वरिष्ठ श्रेयांशी, मुझे मार्शल माकंग इमॉर्टल लोड्स मिल गया है, रुद्र ने बोलते हुए अन्विका द्वारा एकत्रित मार्शल माकंग इमॉर्टल लोड्स को लेडी श्रेयांशी को सौंप दिया। मार्शल माकंग इमॉर्टल लोड्स को देखकर लेडी श्रेयांशी के चेहरे पर खुशी की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। ये स्पष्ट था कि वह भी वास्तव में यान रुयु को बचाना चाहती थीं। इसके बाद अन्विका, वैदेही और अन्य सुंदरी के साथ अनगिनत प्रशंसात्मक और ईर्ष्यालु निगाहों के बीच रुद्र पर्वत शिखर से उतरकर अपने निवास स्थान पर लौट आया। लेकिन लौटने के बाद भी रुद्र को चैन नहीं मिला, क्योंकि 6000 मार्शल माकंग एकत्र करने के बाद उसने पहले ही अपना शक्तिशाली पक्ष और असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित कर दी थी। लगभग सभी युवक जो इस मामले से वाकिफ थे, रुद्र से दोस्ती करना चाहते थे। कुछ युवतियों ने तो रुद्र को संदेश भेजकर उनके प्रति अपना प्रेम भी व्यक्त किया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ अनुभवी विद्वान भी रुद्र से मिलना और उनसे बातचीत करना चाहते थे। लेकिन रुद्र, जिसने मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में ऐसे लोगों को पहले ही देख लिया था, उन्हें मौका कैसे दे सकता था? इसलिए अन्विका और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर, जिनके साथ उसके करीबी संबंध थे, रुद्र ने सभी के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए और किसी से भी मिलने को तैयार नहीं था। चाहे कोई भी हो, वह किसी से भी बात नहीं करता था। और चूंकि मार्शल माकंग इमॉर्टल रियल इवेंट समाप्त हो चुका था, इसलिए मिस्टी पीक उन लोगों को लंबे समय तक वहां मेहमान के रूप में नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए रुद्र, शशि और वैदेही को छोड़कर लगभग सभी को विनम्रतापूर्वक मिस्टी पीक से नीचे भेज दिया गया। हालांकि परेशान करने वाले लोग चले गए थे, लेकिन रुद्र और भी बेचैन हो गया। वह चैन से बैठ भी नहीं पा रहा था। इसका कारण ये था कि उसने सुना था कि लेडी श्रेयांशी ने यान रुयु के शरीर में मौजूद दानव को आधिकारिक रूप से नष्ट करने के लिए मार्शल माकंग इमॉर्टल लोड्स का उपयोग पहले ही कर लिया था। और कई दिनों तक यातना सहने के बाद लेडी श्रेयांशी की मदद करने गई शशि आखिरकार रुद्र की नज़रों के सामने आ गई। सीनियर शशि, ये कैसा था? यान रुयु ठीक है ना? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा कि उसने शशि को कब देखा हो। रुद्र के चेहरे पर चिंता देखकर शशि ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगा था कि आप उसके लिए इतने चिंतित होंगे। क्या आप दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं? रुद्र थोड़ा हिचकिचाया, फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, मेरा उससे रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी उस हालत का कारण आखिरकार मुझसे ही जुड़ा हुआ था। अगर वह ठीक नहीं हुई तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। चिंता मत करो, मार्शल माकंग इमॉर्टल लोड्स एक अनोखी सीलिंग है। हालांकि वह दानव शक्तिशाली था, लेकिन उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। अभी यान रुयु को न केवल अपने स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, बल्कि उसने उस दानव की अद्वितीय शक्ति भी पूरी तरह से प्राप्त कर ली है। वह शक्ति साधारण नहीं है, उसे अत्यंत शक्तिशाली कहा जा सकता है, संभवतः किसी दिव्य शरीर की शक्ति से कम नहीं। भविष्य में उसकी क्षमता असीमित है।
एक दिन उसका तेजस्वर को भी पीछे छोड़ देना असंभव नहीं है। शशि के बोलते समय उसके चेहरे पर थोड़ी प्रशंसा भी झलक रही थी, मानो वह लेडी श्रेयांशी की इतनी उत्कृष्ट शिष्या को शिष्य बनाने की क्षमता की प्रशंसा कर रही हो। लेकिन रुद्र, ऐसा लगता है कि उसके मन में तुम्हारे बारे में कुछ खास राय है, इसलिए वह तुमसे मिलना नहीं चाहती, शशि ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था मानो उसने अनजाने में कुछ भांप लिया हो। रुद्र को यानरुयु के उससे न मिलने की इच्छा का कोई दुख नहीं था। ये जानकर कि वह न केवल पूरी तरह से स्वस्थ है, बल्कि उसे दिव्य शरीरों के समान शक्ति भी प्राप्त हो गई है, रुद्र को उसके लिए खुशी हुई। शायद यही कहावत है, अंत भला तो सब भला। रुद्र के चेहरे पर राहत देखकर शशि ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। रुद्र के बारे में उसकी सोच और भी अच्छी होती जा रही थी। उसमें न केवल असाधारण प्रतिभा और साहस था, बल्कि उसका व्यवहार भी बेहद सौम्य था। हर लिहाज से वह अपनी पीढ़ी के बाकी लोगों से कहीं आगे था। इसलिए उसने फिर पूछा, रुद्र, मार्शल माकंग इमॉर्टल क्षेत्र का समापन हो चुका है और हमें जल्द ही निकलना चाहिए। क्या तुमने अपने गंतव्य के बारे में कोई योजना बनाई है? सीनियर शशि, क्या आप जानते हैं कि क्रिपलिंग नाइट डेमन सेक्ट के 4 रक्षकों में से एक सीनियर रणधीर कहाँ है? रुद्र ने पूछा। रणधीर? ये शब्द सुनकर शशि ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्रिपलिंग नाइट डेमन सेक्ट के लोगों से मेरा बहुत कम संपर्क रहा है। इसके अलावा सेक्ट के भंग होने के बाद पूर्वी सागर क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कई महान व्यक्तित्वों का कोई पता नहीं चला। 4 रक्षकों के बारे में भी कोई खबर नहीं है, मानो वे दुनिया से गायब हो गए हों। हालांकि मैंने लोगों को कभी कभी यह कहते सुना है कि 4 रक्षकों के वंशज एक के बाद एक प्रकट होंगे। इसके अलावा 2 महीने बाद पतित घाटी में उनकी एक प्रतियोगिता होगी। 4 रक्षकों के वंशज? रुद्र अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। ज्यादा सटीक कहें तो ये तीनों रक्षकों के वंशज हैं, क्योंकि तुम जो 4 रक्षकों के मुखिया के वंशज हो, बाकी तीनों के साथ हुए सुनियोजित युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानते। शशि मुस्कुराए। वह तुरंत समझ गई कि रुद्र कर्णवीर का इकलौता शिष्य होने के नाते इस मामले में कुछ नहीं जानता था। सच कहूं तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इससे पहले मैं हमेशा 9 प्रांतों के महाद्वीप में ही रहा हूं और यहां आने के बाद मैं सीधे आपसे मिलने आया हूं, वरिष्ठ शशि। पूर्वी सागर क्षेत्र के बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है। इस सुनियोजित युद्ध की तो बात ही छोड़िए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाकी 3 रक्षकों के वंशज कौन हैं, रुद्र ने सच्चाई से कहा। इसका दोष तुम पर नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि अपन रात्रि दानव संप्रदाय के 4 रक्षक शक्तिशाली हैं, फिर भी उनके बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। इसलिए तुम्हारे गुरु के स्वभाव को देखते हुए उन्हें उनके बीच के संबंधों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए था और न ही उन्हें उनके शिष्यों का जिक्र करना चाहिए था। लेकिन चूंकि आपको रणधीर को किसी काम से ढूंढना है, तो चाहे खबर सच हो या झूठ, मुझे लगता है कि आप 2 महीने बाद उस भयानक घाटी की जांच कर सकते हैं। आखिर रणधीर का शिष्य तो जानता ही होगा कि उसका गुरु कहाँ है। शशि ने कहा। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सीनियर शशि। ये खबर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्र ने सिर हिलाया। रणधीर ही वह महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो उसके गुरु को बचा सकता था, और कर्णवीर ने भी उस शाही मकबरे के सभी खजाने हासिल कर लिए थे, और दूसरी ओर ये चीजें उसकी साधना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थीं, जिससे वह रूबी को बचा सकता था। इसलिए रुद्र जिस सबसे महत्वपूर्ण मिशन के लिए पूर्वी सागर क्षेत्र में आया था, वह था रणधीर को ढूंढना। चाहे भ्रष्ट घाटी में होने वाला युद्ध सच हो या झूठ, उसे जाना ही था। रुद्र, तुमने मिस्टी पीक में जो कुछ किया है उसका असर हर जगह फैलना तय है। कम से कम तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाम, वुकिंग जल्द ही पूर्वी सागर क्षेत्र में फैल जाएगा। हालांकि दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें हर तरह के लोग हैं, और मिस्टी पीक से आपको जो अच्छी चीजें मिली हैं उन्हें जानने के बाद भी हमेशा ऐसे लोग होंगे जिनके मन में आपके प्रति दुर्भावना होगी। आप अपने मुखौटे का इस्तेमाल अपना चेहरा बदलने और अपना दूसरा नाम रखने के लिए कर सकते हैं। इस तरह वुकिंग इस दुनिया से गायब हो जाएगा, जो खतरे से बचने का एक सरल और कारगर तरीका होगा, लेकिन यह इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान नहीं है। खतरे से भागना कोई हल नहीं है, खतरा भोगने पर ही इंसान का विकास होता है, शशि ने मुस्कुराते हुए कहा। सीनियर शशि, ऐसा नहीं है कि मैं, रुद्र, दूसरों के सामने अपना असली रूप दिखाने से डरता हूं या खतरे का सामना करने से घबराता हूं। बात सिर्फ इतनी है कि 4 सीज एकेडमी में मेरे कई बहुत महत्वपूर्ण दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन पर कोई असर पड़े, इसीलिए मैंने अपना नाम पूरी तरह से छुपा दिया है। जब सही समय आएगा तब मैं दुनिया के सामने अपनी पहचान जाहिर करूंगा, लेकिन तभी जब मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाहर छिपे खतरों की बात करें तो जो आने वाले हैं वो तो आएंगे ही। मैं जानता हूं कि चाहे मैं खुद को कितना भी छिपा लूं, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इस जगह से जाने के बाद भी मैं वुकिंग के चेहरे के साथ ही दूसरों का सामना करूंगा। भले ही मुझे पता है कि मेरी वर्तमान साधना बहुत कमजोर है, लेकिन अगर वे मुझे चुनौती देना चाहें तो यह आसान नहीं होगा, रुद्र ने जवाब दिया। तो बात कुछ ऐसी है। लगता है मैंने आपको गलत समझा। दरअसल मैंने आपको यह इसलिए नहीं बताया कि मैं
चाहता हूं कि आप उन अस्तित्वों के खिलाफ बल का प्रयोग करें जिनसे आप अपना बचाव नहीं कर सकते। आखिरकार यह आत्महत्या के बराबर है, एक मूर्खतापूर्ण तरीका है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया है ताकि तुम खतरों का सामना करना सीख सको। लेकिन जब सामने ऐसे खतरे हों जिन्हें हराना नामुमकिन हो, जब भाग जाना चाहिए तब भाग जाना ही चाहिए। आखिर महान पुरुषों को भी जरूरत पड़ने पर झुकना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डटकर खड़ा रहना चाहिए। लेकिन अब स्थिति को देखते हुए मुझे तुम्हें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। शशि ने हल्की सी मुस्कान दी। वह, जो मूल रूप से रुद्र को कुछ सच्चाई बताना चाहती थी, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके कुछ छिपे हुए राज हैं। इससे उसे अनजाने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने एक ऐसा काम किया जिससे रुद्र हैरान रह गया। बनिंग हेवन चर्च की पवित्र पुत्री, जो कभी पूर्वी सागर क्षेत्र की सबसे खूबसूरत महिला थी, थोड़ा झुकी, अपने घूंघट से ढके लाल होठों को रुद्र के कान के पास रखा और धीरे से कुछ शब्द कहे। ये शब्द सुनकर रुद्र के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आ गया। फिर उसने कहा, धन्यवाद सीनियर शशि। उस दिन रुद्र ने मिस्टी पीक छोड़ने का फैसला किया और शशि ने कुछ और दिनों तक वहीं रहने का फैसला किया। मिस्टी पीक के बाहर अन्विका, त्रिशा, वैदेही और शशि सभी उसे विदा करने आए। विशेष रूप से अन्विका के लिए जब उसने रुद्र को देखा तो उसकी आंखों में अनिच्छा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। यदि लेडी श्रेयांशी ने उसे मिस्टी पीक छोड़ने से मना न किया होता तो वह निश्चित रूप से रुद्र के साथ जाना चाहती। वरिष्ठ अन्विका, वरिष्ठ त्रिशा, झांसी मेरी मित्र है। इस समय वह लेडी श्रेयांशी की शिष्या भी बन चुकी है, इसलिए आशा है कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। जाने से पहले रुद्र ने अन्विका और त्रिशा को यह बताना नहीं भूला। आखिरकार जितना वह जानता था, झांसी स्वभाव से थोड़ी शर्मीली थी। वह अपने वरिष्ठों की बात पूरी तरह मानती थी और चूंकि नायरा और प्रियांशी बहुत दमनकारी थे, इसलिए रुद्र को चिंता थी कि वे झांसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। जूनियर वुकिंग, चिंता मत करो। मेरे और सीनियर त्रिशा के साथ कोई भी सीनियर झांसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्विका ने अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया। वह तुरंत रुद्र के इरादे समझ गई थी। हम सीनियर झांसी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, त्रिशा ने भी गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। तो आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। ये शब्द सुनकर रुद्र भी शांति से मुस्कुरा उठा। अन्विका हमेशा अपना वादा निभाती थी और उसके भरोसे के लायक थी। इसलिए रुद्र ने अब और देर नहीं की और अन्विका और अन्य लोगों की निगाहों से विदा लेते हुए मिस्टी पीक से निकलकर एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन अरेज की ओर उड़ गया। ठीक उसी क्षण मिस्टी पीक के निकास द्वार पर एक सीधी और लोहे जैसी आकृति खड़ी थी, जो उसी प्रकार रुद्र को वापस जाते हुए देख रही थी। उस स्त्री का रूप रंग असाधारण था। वह अन्विका और अन्य लोगों से किसी भी तरह कमतर नहीं थी। इसके अलावा उसका व्यवहार भी बहुत ही अनोखा था। ये बेहद विचित्र था। दूसरों को अनायास ही उससे स्नेह हो जाता था, लेकिन एक कुशल विशेषज्ञ बता सकता था कि यह व्यवहार किसी मनुष्य का नहीं है। जाहिर है वह झांसी थी जिसने दानव की शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसके मन में बहुत जटिल भावनाएं थीं, लेकिन उसने बिना पलक झपकाए रुद्र की ओर देखा। जब रुद्र विशाल क्षितिज में ओझल हो गया, तभी उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। यद्यपि मिस्टी पीक का क्षेत्र विशाल था, फिर भी मिस्टी पीक के निवासी केवल उसी क्षेत्र में घूमते फिरते थे। परिणामस्वरूप मिस्टी पीक की भूमि के अन्य क्षेत्र वास्तव में निर्जन थे। ये स्थिति विशेष रूप से तब उत्पन्न हुई जब मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे के समापन को काफी समय बीत चुका था। रुद्र, शशि और अन्य लोगों को छोड़कर लगभग सभी लोग जा चुके थे। इसलिए मिस्टी पीक के बाहर के क्षेत्रों में इतनी शांति होना थोड़ा अजीब था। रुद्र के पास बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता प्राचीन टेलीपोर्टेशन अरेज से होकर गुजरना था, लेकिन जैसे ही वह एक पर पहुंचा, अंदर प्रवेश करने से पहले ही उसके सामने का अंतरिक्ष कांप उठा। कुछ ही देर बाद 4 वृद्ध आकृतियां प्रकट हुईं, जिन्होंने रुद्र के भागने का रास्ता बंद कर दिया। उन चारों की उम्र बहुत अधिक थी। वे कम से कम 100 वर्ष से अधिक के थे और न ही उनकी साधना कमजोर थी। सभी सर्वोच्च मार्शल लॉर्ड थे। रुद्र ने उन्हें एक बार मिस्टी पीक में देखा था। हालांकि वह उनके विशिष्ट नाम नहीं जानता था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि वे वरिष्ठ विशेषज्ञ थे जिनके नाम कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध थे। हालांकि उसी क्षण जब चारों ने रुद्र की ओर देखा तो उनकी निगाहों में जरा भी दया भाव नहीं था। उनमें से एक ने तो अजीब लहजे में कहा, मेरे मित्र वुकिंग, आखिरकार तुम आ ही गए। तुमने हमें काफी देर तक इंतजार करवाया। चेतावनी देने के लिए 3 की हत्या। ये देखकर रुद्र समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह घबराया नहीं, न ही उसके चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन आया। उसने उदासीन स्वर में कहा, वरिष्ठ, आपको मुझसे क्या काम है? हे, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा मामला है जिसमें हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, एक बूढ़े व्यक्ति ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से कहा। क्या बात है? बस अपने मन की बात कहो, रुद्र ने जवाब दिया। वुकिंग, इस बार तुम मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में गए और 6000 मार्शल माकंग प्राप्त की। यकीनन तुमने उन्हें एक अच्छी मार्शल स्किल के बदले में हासिल किया होगा।
हालांकि हमने ये भी सुना है कि मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे के भीतर की मार्शल कलाएं व्यक्ति के मस्तिष्क से बंधी होती हैं। उन्हें न तो बोला जा सकता है और न ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। केवल उनका स्वामी ही उनका अभ्यास कर सकता है। लेकिन 6000 मार्शल माकंग के बदले में मिली मार्शल स्किल तो वाकई असाधारण होगी। अगर आप इसका इस्तेमाल अकेले ही करते रहें तो ये सरासर व्यर्थ होगा। इसलिए हम चारों आपकी मदद करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या हम आपके दिमाग से वर्जित मार्शल स्किल को निकाल सकते हैं। इस तरह हम सब मिलकर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? अगर तुम्हें मारना पीटना है तो सीधे सीधे कह दो। तुम तो बड़े अकड़ू और रईस होने का दिखावा भी करते हो। तुम्हारे चेहरे की चमड़ी वाकई बहुत मोटी है, इतनी मोटी कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। लगता है तुमने अपनी सारी उम्र चेहरे पर ही बिता दी है ना? रुद्र ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। वह न सिर्फ निडर था बल्कि उनका मजाक उड़ा रहा था और उन्हें नीचा दिखा रहा था। तुम बदतमीज और जुबानबाज हो। तुम जो चाहो कह सकते हो, लेकिन आज शांति से जाने का ख्याल मन से निकाल दो। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, वह हवा में उड़ते हुए रुद्र की ओर बढ़ा। उसी समय बाकी तीनों ने भी चुपके से रुद्र के भागने का रास्ता बंद कर दिया था। चारों शीर्ष मार्शल लॉर्ड्स ने उसे चारों ओर से अपनी शक्ति से घेर लिया। पल भर में रुद्र ने अत्यधिक दबाव महसूस किया और 1 इंच भी हिलने में असमर्थ हो गया। यह इलाका मिस्टी पीक के क्षेत्र में आता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लेडी श्रेयांशी तुम सबको इसके लिए सजा देंगी? रुद्र ने बेपरवाही से चारों लोगों पर नजर डाली। चाहे उसके चारों ओर दबाव कितना भी बढ़ जाए, वह खतरे से नहीं डरता था। ये जगह वाकई मिस्टी पीक के इलाके में है, लेकिन यह मिस्टी पीक नहीं है। हालांकि लेडी श्रेयांशी चोटी की रखवाली करती हैं, लेकिन उन्हें इस जमीन से कोई मतलब नहीं है। अभी तो आप मिस्टी पीक से निकल चुके हैं। अगर हम आपको मार भी दें तो लेडी श्रेयांशी के स्वभाव को देखते हुए वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, बूढ़े ने ठंडी सी आवाज में कहा। किसने कहा कि मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा? लेकिन ठीक उसी क्षण अचानक एक शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। उसी क्षण ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया कांप उठी हो, मानो ढहने वाली हो। इतने जबरदस्त दबाव के साए में चारों बूढ़े आदमियों के चेहरे पल भर में पीले पड़ गए, क्योंकि वे उस ताकत की भयावहता को महसूस कर सकते थे। उस पल इतने दबाव में वे चींटियों की तरह कमजोर हो गए थे, मानो उनके प्रतिद्वंदी की जरा सी भी हरकत उन्हें आंधी में धुएं के गुबार की तरह गायब कर देगी। ठीक उसी क्षण 2 लोग भूतों की तरह रुद्र के सामने प्रकट हुए। वे लेडी श्रेयांशी और शशि थीं। रुद्र को ऐसे दृश्य की उम्मीद थी। आज जाने का उसका कारण ये था कि जब वह मिस्टी पीक में था, तब लेडी श्रेयांशी ने प्राचीन टेलीपोर्टेशन एरे के पास लोगों को आते जाते देखा। ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। इसलिए उसने शशि से कहा कि वह रुद्र को और अधिक सतर्क रहने के लिए कहे। शशि ने रुद्र से पहले जो बातें कही थीं, उनका मतलब उसे यह बताना था कि उसे तुरंत आज ही निकल जाना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि क्या वे लोग वाकई उसी का इंतजार कर रहे थे। अगर वाकई में कोई रुद्र के प्रति दुर्भावना रखता तो लेडी श्रेयांशी कार्रवाई करती, वह इन लोगों को मार डालती। एक को मारकर 100 को चेतावनी देना। इस तरह दुनिया को पता चले कि रुद्र को न केवल शशि का संरक्षण प्राप्त है, बल्कि लेडी श्रेयांशी का भी। जो कोई भी उसे छूना चाहे, उसे ऐसा करने से पहले अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहिए। शाशा श्रेयांशी, हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हम तो बस जूनियर वुकिंग के साथ मजाक कर रहे थे। यद्यपि वे सभी वरिष्ठ विशेषज्ञ थे, फिर भी उनके और लेडी श्रेयांशी के बीच वरिष्ठता का अंतर बहुत अधिक था। शक्ति में असमानता के अलावा लेडी श्रेयांशी को देखते ही वे तुरंत भय से कांप उठे और बोलने में हकलाने लगे। हालांकि वे पूर्वी समुद्री क्षेत्र के कुछ हिस्सों में काफी प्रसिद्ध थे और वरिष्ठ नागरिक थे जिनका कई लोग अपने दिलों में आदर करते थे, लेकिन जीवन के लिए खतरा पैदा होने पर वे अपना कायापक्ष दिखाते थे। धमाका धमाका धमाका। अचानक लेडी श्रेयांशी ने उनमें से 3 को खून की धुंध में बदलने की इच्छा की। 3 धीमी आवाज़ों के बाद धुंध हवा में तैरने लगी और खून की तेज दुर्गंध तुरंत फैल गई। वे सचमुच हवा में गायब हो गए, अपने कपड़ों का एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। केवल उनके 3 विश्व बैग ही बचे थे। रुद्र, जल्दी से मुझे उनकी ऊर्जा अवशोषित करने में मदद करो। भले ही उनके शरीर नष्ट हो चुके हों, लेकिन ऊर्जा अभी भी शेष है। जल्दी करो। 3 शीर्ष मार्शल लॉर्ड्स मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता हैं। ये देखकर एग्नी बहुत प्रसन्न हुई। एक विश्व आत्मा होने के नाते ऊर्जा के बारे में उसकी अवलोकन शक्ति अत्यंत तीव्र थी। 3 लोगों को मरते हुए देखने के बाद सबसे पहले उसके मन में ऊर्जा का ही ख्याल आया। झटका। हालांकि रुद्र को कोई चाल चलने देने से पहले ही हवा में तैरती खून की तीनों धुंध लेडी श्रेयांशी की ओर बढ़ गईं। उन्होंने वास्तव में उनकी मूल ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अरे यार, बहुत देर हो गई। ये कुत्ते की पूंछ जैसी दिखने वाली परी कौन है? क्या परियां इतनी आसानी से ऊर्जा सोख सकती हैं? इतना ही नहीं, इसने तो उनके पूरे शरीर को ही सोख लिया। ये तो बहुत घिनौना है।
मुझे तो लगता है कि ये परी नहीं बल्कि कोई दानव है। उसी क्षण अग्नि गुस्से से दांत पीसते हुए इधर उधर गालियां बकने लगी। अगर मुमकिन होता तो वो जाकर लेडी श्रेयांशी को बुरी तरह नोच डालती। दया करो, दया करो। उसी क्षण बचे हुए व्यक्ति का चेहरा भी भय से नीला पड़ गया। लेडी श्रेयांशी का काम देखकर उसे भी लगा कि वह निश्चित रूप से मर चुका है। हालांकि अप्रत्याशित रूप से लेडी श्रेयांशी ने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उन्होंने बेहद कठोर स्वर में कहा, यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने मेरे मिस्टी पीक में फिर से ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे संप्रदाय तक का रास्ता बना दूंगी और उसकी हजारों साल पुरानी नींव को नष्ट कर दूंगी। हे दयालु देवी, आपका धन्यवाद। हे दयालु देवी। ये शब्द सुनकर वह व्यक्ति तुरंत हवा में घुटनों के बल बैठ गया और उसके सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। भला उसमें किसी शक्तिशाली वरिष्ठ व्यक्ति जैसा व्यवहार कैसे आ सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वह मृत्यु से भयभीत कोई डरपोक बच्चा हो। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने वहां और देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। वह मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। रुद्र। लेकिन ठीक उसी क्षण शशि बोली। ठंडे स्वर में उसने कहा, वह तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। बुकिंग पर हमला करके तुम मुझे बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर रहे हो। झटका बोलते ही शशि ने अचानक वार किया। जैद की तरह सुंदर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसने हल्के से मुट्ठी भींची। 2 झटकों के साथ बूढ़े आदमी का एक हाथ और एक पैर फट गया। हाथ पैर टूटने के दर्द से बूढ़ा आदमी दांत पीसने लगा और तुरंत उसके सिर से पसीना बहने लगा। फिर भी वह एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ था। उसने दर्द को सहन किया और एक शब्द भी नहीं बोला। इसके बजाय उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद। अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, अपना विश्व बैग मुझे सौंप दीजिए, शशि ने फिर कहा। ये शब्द सुनकर उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। पहले तो उसने सोचा था कि अपाहिज होने के बाद वह सुरक्षित निकल जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो उससे उसका विश्व बैग वापस मांगेगी। उनकी डकैती नाकाम हो गई और अब तो उनकी ही डकैती हो रही थी। वो, जो पहले रुद्र से कुछ फायदा उठाना चाहता था, बेहद निराश हो गया। लेकिन अपने 3 अन्य पुराने दोस्तों के अंजाम को याद करते हुए उसे पहले से ही लग रहा था कि नतीजा बहुत अच्छा है। इसलिए उसने ज्यादा संकोच नहीं किया और आदरपूर्वक अपना विश्व बैग शशि को सौंप दिया। यहाँ से चले जाओ। विश्व बैग लेने के बाद शशि ने पहले उसके अंदर की वस्तुओं की जांच की, फिर ठंडे स्वर में चिल्लाई। बूढ़ा व्यक्ति खुशी से झूम उठा, ये सोचकर कि आखिरकार वह अपनी जान बचा सकता है। बिना ज्यादा सोचे समझे वह मुड़ा और प्राचीन टेलीपोर्टेशन एरिया में प्रवेश करने ही वाला था। हालांकि उसे अंदर जाने देने से पहले शशि के एक वाक्य ने उसे निराशा में डाल दिया। तुम अपने टूटे हुए हाथ पैर को ठीक नहीं कर सकते। जीवन भर तुम्हें इसी रूप में दूसरों का सामना करना पड़ेगा। अगर मुझे एक दिन पता चला कि तुमने अपने टूटे हुए हाथ पैर को ठीक कर लिया है तो मैं तुम्हारे चारों अंग काट दूंगा और तुम्हें गोबर के गड्ढे में फेंक दूंगा, जहां तुम्हें अपना शेष जीवन बिताना होगा। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुखी था, लेकिन शशि की जबरदस्त ताकत के कारण वह निराश होकर ही वहां से जाने को मजबूर हो गया। असल में वह भी समझता था कि एक हाथ और एक पैर के साथ जीवन बिताना कितना शर्मनाक होगा। जब लोग उससे पूछते कि उसका हाथ और पैर कैसे खो गया और वह ठीक क्यों नहीं हुआ, तो उसे और भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन कहावत है, मरने से बेहतर जीना है। अगर उसे किसी को दोष देना ही था तो वह रुद्र पर हमला करने के विचार के लिए खुद को ही दोषी ठहरा सकता था। अगर उसके दिल में लालच न होता तो वह इस समय इतनी दयनीय स्थिति में न होता। और कहावत यह भी है, अपने कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। उसे जो सजा मिली वह बिल्कुल उचित थी। उसे यूं ही जाने दिया गया। उसे मार देना चाहिए, फिर उसकी स्रोत ऊर्जा मुझे शोधन के लिए दे देनी चाहिए। एग्नी ने प्राचीन टेलीपोर्टेशन एरे में प्रवेश करते हुए बूढ़े व्यक्ति को देखकर हैरानी से कहा। मुझे लगता है उसने एक को इसलिए जाने दिया क्योंकि वह चाहती है कि दुनिया को इस मामले के बारे में पता चले। आखिर सीनियर शशि ने मुझे पहले जाने के लिए इसलिए कहा था ताकि वह सांप को बिल से बाहर निकाल सके, फिर उन पर अपना दबदबा कायम कर सके और इस तरह मेरे प्रति दुर्भावना रखने वालों को कुछ हद तक समझ आ जाए। उन्हें ये बताने के लिए कि अगर वे मुझे छूना चाहते हैं रुद्र, तो उन्हें पहले अपनी शक्ति का परीक्षण करना होगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही वह अपनी शक्ति दिखाना चाहती हो, फिर भी उसे मार देना चाहिए और लेडी श्रेयांशी को ये खबर फैलाने देना चाहिए। क्या ये बेहतर नहीं होगा? आखिर उसे उसी ने मारा है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसे वह छिपाना चाहती हो, है ना? एग्नी ने पूछा। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि उसे भी उसकी करनी का फल मिल गया होगा। इस तरह जीना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। आखिर अगर यह बात सबको पता चल जाए तो शायद उसका संप्रदाय भी उसे वहां नहीं रख पाएगा, है ना? रुद्र मुस्कुराया, मानो वह पहले से ही उस व्यक्ति के दुखद दृश्य को देख रहा हो जो अभी अभी गया है, जिसे उसके साथियों और परिवार द्वारा धोखा दिया गया है और दुनिया के लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखते हैं। रुद्र, इसे अपने पास रखो।
अचानक शशि ने हल्के से हाथ हिलाया और अपने हाथ में मौजूद विश्व बैग को रुद्र की ओर फेंक दिया। वरिष्ठ शशि, धन्यवाद। रुद्र का हृदय आनंद से भर उठा जब उसने विश्व बैग को पकड़ा, क्योंकि उसमें कई अनमोल वस्तुएं थीं। अनगिनत स्वर्ग, मन के और कुलीन शस्त्र, निम्न श्रेणी की वस्तुएं, साथ ही सैकड़ों निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी की मार्शल औषधियां भी थीं। वहां कई उच्च श्रेणी की मार्शल औषधियां भी थीं। हालांकि उनकी गुणवत्ता अमर मार्शल मशरूमों के बराबर नहीं थी, फिर भी वे उच्च श्रेणी की मार्शल औषधियां थीं। वे अनमोल वस्तुएं थीं। रुद्र को ये स्वीकार करना पड़ा, विश्व बैग में मौजूद वस्तुएं ही उसे एक छोटा मोटा धनी व्यक्ति बना सकती थीं। ये तीनों भी ले लो। ठीक उसी क्षण लेडी श्रेयांशी के हाथ से प्रकाश की 4 किरणें निकली और तुरंत रुद्र की हथेली में समा गईं। सीनियर श्रेयांशी, धन्यवाद। उस समय रुद्र और भी अधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि वे 4 किरणें न केवल खजानों से भरे 3 विश्व बैग थे, बल्कि उनमें से एक मिस्टी बैज भी था। मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे के समापन के बाद जिन लोगों को मिस्टी बैज प्राप्त हुआ था, उन्हें जाते समय उसे वापस करना पड़ा। रुद्र के जाने पर वह भी अपवाद नहीं था। जब लेडी श्रेयांशी ने रुद्र को दोबारा मिस्टी बैज दिया, तो इसका मतलब था कि वह रुद्र को काफी महत्व देती थी, जिससे उसे किसी भी समय मिस्टी पीक में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हो गई। मैंने शशि को कहते सुना है कि आपको कोई काम है, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं रोकूंगी। लेकिन अगर भविष्य में आपके पास समय हो तो मेरी मिस्टी पीक में आपका हमेशा स्वागत है, लेडी श्रेयांशी ने कहा। साथ ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी झलक रही थी। वरिष्ठों, तो अब रुद्र विदा लेता है। इस बार रुद्र ने अपना असली नाम बताया। रुद्र, ये 2 शब्द सुनते ही लेडी श्रेयांशी का चेहरा बेहद शांत हो गया, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि वुकिंग एक नकली नाम है और केवल रुद्र ही असली नाम है। रुद्र के जाने के बाद शशि ने अचानक अपने चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा दिया, जिससे उनका बेहद खूबसूरत रूप सामने आया। हालांकि उनकी उम्र लगभग 40 के करीब थी, लेकिन उनका रंग रूप किसी युवती जैसा था, मानो समय ने उनके चेहरे पर कोई दाग धब्बे नहीं छोड़े हों। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूर्वी सागर क्षेत्र की पूर्व महासुंदरता आज भी यशस्विनी या त्रिशा से कम नहीं थी। हालांकि उल्लेखनीय बात यह थी कि यद्यपि शशि का चेहरा बेहद खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि साधारण दिखने वाली लेडी श्रेयांशी का चेहरा उसके सामने थोड़ा बदसूरत लगता था, फिर भी कुछ मामलों में उनमें काफ़ी समानताएं थीं। आदरणीय माताजी, ऐसा लगता है कि आप रुद्र को बहुत सम्मान देती हैं। मैंने आपको इससे पहले कभी भी युवा पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति को मिस्टी बैज प्रदान करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि उस समय के तेजस्वर और यथार्थ को भी ऐसा सम्मान नहीं मिला था। शशि ने बोलते हुए एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। इतना प्रतिष्ठित दर्जा रखने वाली लेडी श्रेयांशी वास्तव में उनकी माता थीं। तेजस्वर अमर निष्पादन द्वीप समूह का व्यक्ति है, तो मैं उसे मिस्टी बैज कैसे दे सकता हूँ? जहाँ तक यथार्थ की बात है, हालांकि वह असाधारण था, लेकिन उसके पास भी योग्यताएं नहीं थीं। लेकिन रुद्र उन सबसे अलग है। मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में मौत के मुंह से बच निकलना और 6000 मार्शल माकंग प्राप्त करना महज संयोग नहीं था। मेरी समझ से उसे मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में उस रहस्यमय सत्ता की स्वीकृति अवश्य मिली है, लेडी श्रेयांशी ने कहा। स्वीकृति? आदरणीय माता, क्या आप जिस रहस्यमय अस्तित्व की बात कर रही हैं, वह मिस्टी पीक में सील किया गया दानव है या मिस्टी पीक का स्वामी? शशि ने उत्सुकता से पूछा। मैंने लगभग 1000 वर्षों से इस स्थान की रक्षा की है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मार्शल माकंग इमॉर्टल क्षेत्र मिस्टी पीक का केंद्र है, कि इसके भीतर एक असाधारण सत्ता विद्यमान है और कुछ हद तक वह सत्ता मिस्टी पीक को नियंत्रित भी करती है। लेकिन हमारे बीच संबंध मजबूत करने के कई प्रयासों के बावजूद वे सभी अप्रभावी रहे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने शब्द उस तक नहीं पहुंचा सकता, बात सिर्फ इतनी है कि उसे मेरी परवाह नहीं है। हालांकि इस जगह की रक्षा करके मुझे बहुत लाभ हुआ है, लेकिन वास्तविकता में संरक्षक की उपाधि एक खोखली उपाधि से ज्यादा कुछ नहीं है। वर्तमान में अमर निष्पादन द्वीप समूह का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसने मिस्टी पीक पर भी अपनी नज़रें जमा ली हैं, और यदि एक दिन अमर निष्पादन द्वीप समूह आक्रमण करने आता है और मार्शल माकंग अमर क्षेत्र के भीतर मौजूद रहस्यमय सत्ता मेरी मदद करने को तैयार नहीं होती है, तो मैं निश्चित रूप से मिस्टी पीक को खो दूंगा। परंतु रुद्र नामक ये बालक यदि सचमुच उस रहस्यमयी सत्ता की स्वीकृति प्राप्त कर ले, तो शायद उस समय वह कुछ मदद कर सके, लेडी श्रेयांशी ने सपाट लहजे में कहा। परंतु उनके चेहरे पर छल और षड्यंत्र की झलक दिखाई दे रही थी। तो फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आदरणीय माताजी स्वयं रुद्र की रक्षा के लिए आईं। जब उनका इतना सम्मान किया जाता है, तो क्या आपको अंधेरे में उनकी रक्षा के लिए मेरी आवश्यकता है? शशि ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं। अगर उसने सचमुच उस रहस्यमयी सत्ता की स्वीकृति प्राप्त कर ली है, तो मुझे यकीन है कि वह नहीं चाहेगी कि हम उसकी रक्षा करें। वह चाहेगी कि हम उसे अपने दम पर विकसित होने दें, ताकि उसकी प्रतिभा को और अधिक मजबूती से स्थापित किया जा सके। लेडी श्रेयांशी ने अपना सिर हिलाया और फिर शशि से पूछा, शशि, क्या तुम इस बार यहाँ से न जाओ और यहीं रुक जाओ? आखिरकार देर सवेर यह मिस्टी पीक तुम्हें ही सौंप दी जाएगी। मैं नहीं कर सकती, आदरणीय माताजी।
मुझे लगता है कि लवर्स टेरेस मेरे लिए अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा क्या आपके पास अभी 4 सीजन्स और झांसी 5 शिशाएं नहीं हैं? मुझे लगता है कि मिस्टी पीक उन्हें सौंप देना बेहतर होगा। शशि ने सिर हिलाया। ये शब्द सुनकर लेडी श्रेयांशी ने आह भरी और फिर कहा, क्या आप अभी भी मुझे बनिंग हेवन चर्च के साथ स्वर्ग मार्ग में प्रवेश करने से रोकने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं? उसी क्षण शशि का शरीर अनायास ही थोड़ा कांप उठा। उसके चेहरे पर कई जटिल बदलाव आए, लेकिन अंत में उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कैसे कर सकती थी? अगर आदरणीय माताजी ने मुझे रोका न होता तो शायद मैं अब तक मर चुकी होती। रुद्र के प्राचीन टेलीपोर्टेशन एरे में प्रवेश करने से पहले ही उसका गंतव्य स्पष्ट था। पतित घाटी में 3 रक्षकों के शिष्यों के बीच होने वाले निर्धारित युद्ध में अभी 2 महीने बाकी थे। फिलहाल रुद्र अपनी 2 मंगेत्रों राधिका और माया और अपने 2 भाइयों जय और विक्रांत से मिलने के लिए 4 सागर अकादमी जाने की तैयारी कर रहा था। आखिरकार जब तक वह उन्हें अमर मार्शल मशरूम देता रहेगा, उनकी साधना में काफ़ी वृद्धि होगी। भले ही वे वर्तमान में उसके स्तर तक न पहुंच पाएं, लेकिन मशरूम कम से कम उन्हें फोर्सीज अकादमी में बेहतर ढंग से रहने में सक्षम बना देंगे। लेकिन उससे पहले रुद्र एक और जगह जाना चाहता था, वुल्फ आइवरी माउंटेन पर स्थित ली परिवार के पास। उस समय जब रुद्र ने बर्फ का क्रिस्टल अंडा लिया था, उसने श्रेयांशी से कहा था कि वह इसे केवल उधार ले रहा है और भविष्य में वह उसे इसके बराबर मूल्य की कोई वस्तु देकर लौटा देगा। हालांकि रुद्र के लिए अमर मार्शल मशरूम बर्फ के क्रिस्टल अंडे से थोड़ा कमतर था, लेकिन श्रेयांशी के लिए अमर मार्शल मशरूम की कीमत बर्फ के क्रिस्टल अंडे से कहीं अधिक थी। उसे यह वस्तु भेंट करना बिल्कुल उचित था। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद रुद्र आखिरकार वुल्फ आइवरी माउंटेन पर पहुंच गया। वह बादलों के ऊपर हवा में उड़ रहा था और बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन ली परिवार के निवास के पास पहुंचने से पहले ही रुद्र को शोरगुल की आवाज़ें सुनाई दीं। ऊपर से नीचे देखने पर उसने पाया कि ली परिवार के द्वार के बाहर विशाल मैदान में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। रुद्र तुरंत समझ गया कि वहां जमा हुए सभी लोग ली परिवार के नहीं थे। उनमें से कई बाहरी लोग थे, इसलिए ली परिवार में कुछ न कुछ जरूर हुआ था। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए रुद्र ने वुकिंग का रूप धारण नहीं किया, बल्कि उसने एक शंकु के आकार की टोपी पहनी और अपनी आभा को छिपा लिया। तभी वह नीचे उतरा और खुली जमीन पर आ गया। हालांकि उतरने के बाद रुद्र को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई कि कुछ गड़बड़ है। उस विशाल खुले मैदान में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। वे जयकारे लगा रहे थे और चिल्ला रहे थे, जिससे स्पष्ट था कि बीच में कुछ हो रहा था। इसके अलावा रुद्र ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखी कि भीड़ 2 भागों में बंटी हुई थी। एक तरफ ली परिवार के लोग थे और दूसरी तरफ भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए लोग थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वे किस संप्रदाय या पंथ से आए थे, लेकिन जाहिर तौर पर वे किसी न किसी संप्रदाय के ही थे। इन लोगों के अलावा कई ऐसे लोग भी थे जो किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से वहां की रौनक का आनंद लेने आए थे। काफी करीब पहुंचने पर ही उसने देखा कि सबके बीचों बीच एक विशाल और चौड़ा युद्ध मंच बना हुआ था। मंच पर एक पुरुष और एक महिला आपस में कुश्ती कर रहे थे और हैरानी की बात यह थी कि वह महिला श्रेयांशी थी। श्रेयांशी के साथ अभ्यास कर रहा व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने भी भूरे रंग का चोला पहना हुआ था, हाथ में एक विशिष्ट शस्त्र वाली लंबी तलवार थी और उसकी साधना का स्तर भी श्रेयांशी के समान ही था, स्वर्ग क्षेत्र का 7वां स्तर। उस समय दोनों एक दूसरे से जमकर लड़ रहे थे। हालांकि श्रेयांशी की 7वें स्तर की साधना चरम पर थी, उसके हमले भी सहजता से चल रहे थे और वह पूरी तरह से हावी थी। भाई, यहाँ इतनी चहल पहल क्यों है? क्या हुआ? रुद्र ने एक बड़े आदमी से पूछा। रुद्र की जांच करने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा, आप यहाँ के निवासी तो नहीं हैं, है ना? बस ऐसे ही गुजर रहा था, रुद्र ने कहा। उसने अपनी आभा को छिपा लिया ताकि दूसरे उससे डर न जाएं। चूंकि उसने खुद ही पूछा था, इसलिए रुद्र का लहजा बहुत विनम्र था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको परिचय दे दूंगा। क्या आप उसे देख रहे हैं? मंच पर जो महिला थोड़ी सी शालीनता के साथ खड़ी है, उसका नाम श्रेयांशी है। वह ली परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और ये ली परिवार इस क्षेत्र का अधिपति है। वुल्फ आइवरी माउंटेन का पूरा इलाका ली परिवार द्वारा शासित है। श्रेयांशी से मुकाबला करने वाला व्यक्ति पेंटिंग संप्रदाय का नंबर 1 शिष्य है, उस बड़े आदमी ने समझाया। पेंटिंग सेक्ट? ये पेंटिंग सेक्ट क्या है? रुद्र ने उलझन में पूछा। हालांकि उसके बोलते ही आसपास के कई लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। लगभग सभी की निगाहें रुद्र के प्रति द्वेष से भरी हुई थीं। अरे भाई, क्या तुम पेंटिंग सेक्ट के बारे में जानते भी नहीं हो? ये शब्द सुनकर उस बड़े आदमी ने रुद्र को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। साथ ही उसने रुद्र को कुछ बार आंख मारी, यह इशारा करते हुए कि वह चुप रहे, क्योंकि उस समय वहां मौजूद कई लोग पेंटिंग सेक्ट से थे। जब उन लोगों ने अपनी निगाहें वापस लड़ाई के मंच की ओर घुमाईं, तभी उस विशालकाय व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, दरअसल मुझे भी पहले पता नहीं था कि पेंटिंग सेक्ट क्या है।
हालांकि मैंने सुना है कि पेंटिंग संप्रदाय वुल्फ आइवरी माउंटेन में एक संप्रदाय स्थापित करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये पर्वत ली परिवार के क्षेत्र में आता है। बेशक ली परिवार ने इसे अनुचित बताया। हालांकि ली परिवार के मुखिया ने पेंटिंग संप्रदाय के प्रमुख के साथ शराब पी थी और शराब पीने की मेज पर उन्होंने पेंटिंग संप्रदाय को वुल्फ आइवरी माउंटेन में एक संप्रदाय स्थापित करने का वादा किया था। उस समय कई लोग गवाह थे और उनमें से एक फ्लैश गोल्ड टेम्पल के प्रमुख भी थे। आपने पेंटिंग सेक्ट के बारे में तो नहीं सुना होगा, लेकिन आपने फ्लैश गोल्ड टेम्पल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, है ना? यह इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली संस्था है और इसका मुखिया तो तीसरे दर्जे का मार्शल लॉर्ड है। हालांकि ली परिवार का मुखिया इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन फ्लैश गोल्ड टेम्पल के प्रमुख की उपस्थिति में उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह तुरंत ही एक दुविधा में फंस गया। अंत में किसी ने एक ऐसा तरीका सुझाया जो दोनों पक्षों के लिए एकदम सही था। वह तरीका था एक अभ्यास मंच तैयार करना और युवा पीढ़ी की ताकत पर भरोसा करते हुए वुल्फ आइवरी माउंटेन पर कब्जा करने के लिए लड़ना। तो क्या ये मुसीबत फिर से उस मूर्ख मुखिया की वजह से खड़ी हुई है? सब कुछ जानने के बाद रुद्र ने ली परिवार की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। महल की चोटी पर कुछ लोग खड़े थे। उनकी साधना का स्तर काफी ऊंचा था। उनमें से एक ली परिवार का गुरु था और उसके बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने धूसर वस्त्र पहन रखा था। उस व्यक्ति की साधना का स्तर भी प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड के बराबर था और वह स्पष्ट रूप से पेंटिंग संप्रदाय का एक वरिष्ठ विशेषज्ञ था। ठीक उसी क्षण मंच से एक चीख सुनाई दी। श्रेयांशी से लड़ रहा व्यक्ति पराजित होकर जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन श्रेयांशी ने इससे भी बुरा कुछ नहीं किया और उचित समय पर रुक गई। इसलिए उस व्यक्ति को केवल मामूली चोटें ही आईं। हालांकि श्रेयांशी काफ़ी समझदार थी और जानती थी कि उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए उसने उस व्यक्ति के बालों का ऊपरी हिस्सा काट दिया, जिससे वह बेहद दयनीय स्थिति में आ गया और पराजित प्रतीत हुआ। उस व्यक्ति को हराने के बाद श्रेयांशी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वह मुड़ी, ली परिवार के मुखिया और अन्य लोगों के सामने झुककर प्रणाम किया और जोर से बोली, संप्रदाय प्रमुख होयांग, भले ही मैं उतनी प्रतिभाशाली न हूं, लेकिन थोड़ी सी अधिक कुशल होने के कारण मैंने उसे हरा दिया। समझौते के अनुसार कृपया अपने चित्रकला संप्रदाय के शिष्यों को वुल्फ आइवरी माउंटेन से दूर ले जाएं और फिर कभी वापस न आएं। हाँ, ली परिवार की सबसे बड़ी बेटी वाकई शक्तिशाली है, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, तो जीत और हार का फैसला कहाँ से आया? ली परिवार के मुखिया के बगल में खड़ा बूढ़ा व्यक्ति पेंटिंग संप्रदाय का प्रमुख था। हालांकि उसके वर्तमान हाव भाव से साफ था कि वह हार मानने को तैयार नहीं था। संप्रदाय प्रमुख होयांग, क्या हमने पहले ये तय नहीं किया था कि युवा पीढ़ी के बीच होने वाले अभ्यास मुकाबले में हारने वाला वुल्फ आइवरी माउंटेन छोड़ देगा? अभी आपके पेंटिंग संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली शिष्य को मेरी बेटी ने हरा दिया है। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके पास पेंटिंग संप्रदाय के पास और भी शक्तिशाली शिष्य हैं? ली परिवार के स्वामी ने संप्रदाय प्रमुख होयांग की हार स्वीकार करने की अनिच्छा को देखकर थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा। पेंटिंग सेक्ट की युवा पीढ़ी में ली परिवार की बेटी से अधिक शक्तिशाली शिष्य वास्तव में कोई नहीं है। हालांकि पेंटिंग सेक्ट के सहयोगी फ्लैश गोल्ड टेम्पल में ऐसे शिष्य हैं। पेंटिंग सेक्ट के प्रमुख ने अजीब सी मुस्कान बिखेरी और बोलते हुए अपनी नज़र वापस युद्ध के मैदान पर डाल दी। झटके से ठीक उसी क्षण भीड़ में से एक व्यक्ति अचानक उछला और मंच पर जा गिरा। वह एक भिक्षु था जिसने सोने का कसय वस्त्र पहना हुआ था। उसकी और श्रेयांशी की उम्र में लगभग कोई अंतर नहीं था, लेकिन उसकी साधना का स्तर स्वर्गलोक के 7वें स्तर का था। इसके अलावा उसकी आभा श्रेयांशी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। संभवतः वह स्वर्गलोक के 8वें स्तर में प्रवेश करने ही वाला था। मंच पर कदम रखते ही उसने कोई व्यर्थ शब्द नहीं बोले। हाथ जोड़कर श्रेयांशी को प्रणाम करने के बाद उसने कहा, लेडी ली, मैं फ्लैश गोल्ड टेम्पल का दूसरा शिष्य शिवांश हूँ। मैं पेंटिंग सेक्ट की ओर से आपसे मुकाबला करने आया हूँ। प्रतिनिधित्व महोदय, आज की लड़ाई मेरे सेन परिवार और पेंटिंग संप्रदाय के बीच भूमि के लिए है। फ्लैश गोल्ड टेम्पल के सदस्य होने के नाते आप इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? श्रेयांशी ने तीखे स्वर में पूछा। दिलचस्प बात यह है कि भिक्षु ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। इसके बजाय उन्होंने बहुत ही जोरदार ढंग से कहा, लेडी श्रेयांशी, आप गलत हैं। फ्लैश गोल्ड टेम्पल और पेंटिंग सेक्ट सहयोगी हैं। एक सहयोगी होने के नाते अपने सहयोगी पेंटिंग सेक्ट के लिए लड़ना बहुत स्वाभाविक है। लेडी श्रेयांशी, अगर आपको डर है तो आप हार मान सकती हैं। इससे आप शारीरिक कष्ट से भी बच जाएंगी, लेकिन यह मत कहिए कि मुझे दखल देने का अधिकार नहीं है। ये शब्द सुनते ही श्रेयांशी का चेहरा तुरंत बदल गया। ये तो सरासर अनुचित था। परिणामस्वरूप वह केवल अपने पिता की ओर देखकर उनसे सहायता की गुहार लगा सकी। इस समय सेन परिवार का मुखिया भी बेहद क्रोधित था। उसने संप्रदाय प्रमुख होयांग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, संप्रदाय प्रमुख होयांग, आप ऐसा करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। परिवार के मुखिया ली, क्या आपके कानों में कोई समस्या है?
मैंने पहले ही कह दिया है, फ्लैश गोल्ड टेम्पल मेरे पेंटिंग सेक्ट का सहयोगी है। क्या किसी सहयोगी द्वारा दूसरे सहयोगी की मदद करना नियमों के विरुद्ध है? यदि आपको लगता है कि यह नियमों का उल्लंघन है, तो मुझे फ्लैश गोल्ड टेम्पल के प्रमुख से इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करने का अनुरोध करना होगा। उस समय भोज के दौरान आपने स्पष्ट रूप से वादा किया था कि मेरा पेंटिंग संप्रदाय वुल्फ आइवरी माउंटेन पर एक संप्रदाय स्थापित कर सकता है। फिर भी बाद में आपने इनकार कर दिया। अगर फ्लैश गोल्ड टेम्पल के प्रमुख का चेहरा न होता तो मेरा पेंटिंग संप्रदाय आपसे ये लड़ाई नहीं छेड़ता। मुझे वुल्फ आइवरी माउंटेन पर आकर संप्रदाय स्थापित करने में कोई समस्या नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हैं? मैं तर्क की बात करता हूं, फिर भी तुम उसकी परवाह नहीं करते। शक्ति के मामले में मुझे फ्लैश गोल्ड टेम्पल का समर्थन प्राप्त है। तुम्हारा सेन परिवार मेरे पेंटिंग सेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकता, सेक्ट प्रमुख ओयांग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उन शब्दों के बाद सेन परिवार के सभी उच्च अधिकारियों के चेहरे उतर गए, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उन्हें मान सम्मान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्होंने सेन परिवार से कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे सत्ता पर कब्जा करेंगे। वर्तमान संघर्ष महज एक विराम था और इसका परिणाम वास्तव में पहले से ही तय था। उस क्षण सेन परिवार के मुखिया और सेन परिवार के उच्च पदस्थ लोगों में तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ। वे पेंटिंग संप्रदाय से जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें याद आया कि पेंटिंग संप्रदाय को फ्लैश गोल्ड टेम्पल का समर्थन प्राप्त है, तो उनके पास क्रोध को सहने और चुपचाप बर्दाश्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उन्हें पेंटिंग संप्रदाय से डर नहीं था, लेकिन उन्हें फ्लैश गोल्ड टेम्पल से डरना ही था। फ्लैश गोल्ड टेम्पल के समर्थन के आगे सेन परिवार पेंटिंग संप्रदाय का कुछ भी नहीं कर सकता था। सेन परिवार को क्रोधित देखकर भी अपनी नाराजगी जाहिर करने की हिम्मत न करते हुए संप्रदाय प्रमुख यांग को और भी ज्यादा गर्व महसूस हुआ और उन्होंने हंसते हुए कहा, परिवार प्रमुख ली, हालांकि शुरुआत में आपकी गलती थी, लेकिन चूंकि हमने आपके साथ यह सुनियोजित युद्ध तय किया है, इसलिए मैं पेंटिंग संप्रदाय नियमों का पालन करूंगा। यदि आपके सेन परिवार का कोई उपयुक्त सहयोगी है तो आप उन्हें भी आमंत्रित कर सकते हैं। जब तक उनकी उम्र 40 वर्ष से कम है, हम उन्हें युवा मानकर इस लड़ाई में शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन इस बारे में ध्यान से सोचो, इस क्षेत्र में फ्लैश गोल्ड टेम्पल के युवाओं से अधिक शक्तिशाली युवा कौन है? हा हा हा, संप्रदाय प्रमुख यांग पागलों की तरह हंसा। इतना हंसा कि सेन परिवार के गुरु का चेहरा पीला पड़ गया। उनके वस्त्र के भीतर छिपी मुठ्ठियां कसकर भींचने से चरमरा उठी, क्योंकि संप्रदाय प्रमुख ने खुलेआम उनका मजाक उड़ाया था। उनका मजाक उड़ाते हुए कि उनके सेन परिवार के पास कोई शक्तिशाली सुरक्षा कवच नहीं है और उन्हें केवल हार माननी पड़ सकती है। लेडी श्रेयांशी, इस गलती के लिए मुझे क्षमा करें। उसी समय शिवांश नामक भिक्षु ने हमला कर दिया। उसने किसी असाधारण कौशल का प्रयोग नहीं किया, फिर भी उसकी शक्ति अत्यंत निपुणता और सहजता से प्रवाहित हुई और उससे उत्पन्न वातावरण असाधारण था। असीम दिव्य शक्ति उसके विचारों के अनुसार संचालित हुई और सीधे श्रेयांशी की ओर बढ़ी। यह एक धातु की दीवार की तरह थी, अविनाशी और अजेय। अत्यधिक शक्ति के साथ यह विनाशकारी रूप से श्रेयांशी की ओर अग्रसर हुई। धिक्कार है। उस क्षण श्रेयांशी ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह तुरंत पीछे हट गई और बल का प्रयोग करके मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। उसका प्रतिद्वंदी सचमुच बहुत शक्तिशाली था। यद्यपि वे दोनों स्वर्गलोक के 7वें स्तर पर थे, फिर भी उसकी शक्ति श्रेयांशी से कहीं अधिक थी। उस क्षण उसका दिखने में सरल कौशल वास्तव में एक उच्च स्तरीय मार्शल कौशल था। इतना ही नहीं, ये कौशल उसने अत्यंत निपुणता से विकसित किया था। सचमुच बेशर्म, एक भिक्षु स्त्री पर हमला कर रहा है और वो भी इतनी बेरहमी से। इन गंजे गधों का परोपकार का दावा तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। रुद्र ने व्यंग्य भरे चेहरे के साथ होंठ सिकुड़े। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? सीनियर शिवांश का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? रुद्र के शब्दों ने पेंटिंग संप्रदाय के लोगों की गुस्से भरी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। सभी ने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं और रुद्र को सबक सिखाने के लिए बेताब हो गए। लेकिन इस बार रुद्र ने उन्हें अनदेखा नहीं किया। उसने अचानक अपनी शंकु के आकार की टोपी उठाई। उसकी आंखों से एक तीखी, निर्मल दृष्टि निकली, मानो कोई तेज धार वाला ब्लेड हो। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सब मरना चाहते हो तो मुझे तुम्हें किसी यात्रा पर भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। आप। उस क्षण रुद्र की निगाह पड़ते ही लगभग सभी लोग भय से कई कदम पीछे हट गए। अनायास ही उनके शरीर से भारी मात्रा में ठंडा पसीना बहने लगा। उस एक झलक से ही ऐसा लगा मानो वे किसी अथाह गहरी खाई में गिर पड़े हों, नरक में प्रवेश कर गए हों और फिर पुनर्जन्म लेकर वापस लौट आए हों। ये बेहद भयावह था। उसकी निगाहों में जो जानलेवा इरादा था, वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और जब उन्होंने इस बात पर विचार किया कि वे यह नहीं देख सकते कि उसकी साधना का स्तर क्या है, तो वे उससे भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। क्योंकि इसका मतलब था कि केवल दो ही संभावनाएं थीं। पहली यह कि वह कोई ऐसा खजाना लिए हुए था जिसमें उसकी साधना बहुत गहराई से छिपी हुई थी। दूसरी यह कि उसकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि उनकी ताकत से वे उसे समझ नहीं सकते थे।
हालांकि उन्हें भी अविश्वास हो रहा था, लेकिन जब तक वे उस भयानक निगाह के बारे में सोचते रहे तब तक वे दूसरी संभावना पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं पाए। इसलिए वे सब चुप हो गए और चुपचाप अपना सिर घुमा लिया। वे लड़ाई के मंच को देखते रहे और चुपके से रुद्र से दूरी बना ली, उस अनिश्चित भयावह स्थिति से दूर रहे। ये स्थिति समझा रहे उस बड़े आदमी ने रुद्र में आए इस बदलाव को देखा। उसकी आंखों में हैरानी और विस्मय छा गया। अपने अनुभव से उसने यह अनुमान लगाया कि 20 साल से कम उम्र का, आकर्षक दिखने वाला ये युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तारांकन धमाका। ठीक उसी क्षण युद्ध के मैदान में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। शिवांश नामक भिक्षु ने एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल कौशल का प्रयोग किया। श्रेयांशी ने भले ही इससे खुद को बचा लिया, लेकिन फिर भी वह विस्फोट की लहरों की चपेट में आ गई। धमाके के बाद श्रेयांशी हवा में उड़ती हुई युद्ध के मैदान के कोने पर जा गिरी। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसके बाएं हाथ से लगातार खून बह रहा था। परिणाम तय हो चुका था, वह जीत गया। फ्लैश गोल्ड टेम्पल का भिक्षु वाकई शक्तिशाली है। इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति से यही उम्मीद थी। ऐसा दृश्य देखकर मैच देख रहे कई बाहरी लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन जीता या कौन हारा। वे तो बस उस लड़ाई के रोमांच से ही प्रभावित थे। स्विच। लेकिन जब सबको पता चल गया था कि नतीजा तय हो चुका है, तब भी शिवांश नाम का भिक्षु नहीं रुका। तेंदुए की तरह उछलकर उसने बेहद कमजोर श्रेयांशी पर हमला कर दिया। उसकी तेजी को देखकर लगता था कि वह श्रेयांशी की जान लेने की योजना बना रहा था। रुको, ये देखकर सेन परिवार के सभी लोग घबरा गए, खासकर सेन परिवार का मुखिया। वह आगे बढ़ा और खुद उसे रोकना चाहता था, लेकिन ठीक उसी क्षण किसी ने उसका कंधा पकड़कर उसे रोक दिया। वह संप्रदाय प्रमुख ओयांग था। उस क्षण उसका चेहरा आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ था और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। उसने बेपरवाही से कहा, परिवार के मुखिया ली, हमने तय किया था कि यह युवा पीढ़ी की लड़ाई होगी। एक वरिष्ठ होने के नाते आप कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? नियमों का उल्लंघन न करें। संप्रदाय प्रमुख ओयांग, आप। ये शब्द सुनकर सेन परिवार के मुखिया बुरी तरह घबरा गए, खासकर तब जब उन्होंने मुड़कर देखा कि उनके सेन परिवार के सभी विशेषज्ञ पेंटिंग संप्रदाय के लोगों द्वारा बंधक बना लिए गए थे और परिणामस्वरूप कोई भी श्रेयांशी की समस्या का समाधान नहीं कर सका। उसका चेहरा सचमुच राख की तरह बेजान था और उसका दिल ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे धारदार चाकुओं से काटा जा रहा हो। उन्होंने साफ तौर पर यह साजिश बहुत पहले से रची थी और उस पल उसे आखिरकार उनके इरादे समझ आ गए। पेंटिंग सेक्ट और फ्लैश गोल्ड टेम्पल के बीच के संबंधों को देखते हुए उनके लिए वुल्फ आइवरी माउंटेन पर जाकर एक सेक्ट स्थापित करना बिल्कुल आसान था। वह उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने लड़ाई का मंच क्यों बनाया, इसके पीछे उनका मकसद था कि वह अपनी प्यारी बेटी को पीट पीट कर मारते हुए देखे और उन्हें रोकने में असमर्थ रहे। वे चाहते थे कि उनकी मांग ठुकराने की कीमत उसे चुकानी पड़े। उस क्षण सेन परिवार के मुखिया के साथ साथ सेन परिवार के सभी सदस्य अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। वे श्रेयांशी की हत्या का दृश्य सचमुच सहन नहीं कर पा रहे थे। शिवांश को ऐसी शक्ति से हमला करते देख जिसका वह बचाव नहीं कर सकती थी, श्रेयांशी समझ गई कि उसका जीवन भी समाप्त हो गया है। इसलिए उसने कोई आशा नहीं रखी और आंखें बंद कर लीं। हालांकि वह दूसरों से अलग थी। ऐसा नहीं था कि उसे इसका सामना करने से डर लगता था, बल्कि इसलिए कि उसने पहले ही हार मान ली थी। ये देखकर संप्रदाय प्रमुख ओयांग और भी आत्मसंतुष्ट हो गया। उसे विश्वास नहीं था कि मंच के बाहर खड़े दर्शक आकर मदद करेंगे। आखिरकार अगर कोई करता भी तो अपनी कमजोर शक्तियों के कारण वह आत्महत्या ही कर रहा होता। फिलहाल उसकी योजना सफल हो चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बहुत प्रसन्न था। तारांकन वूश। हालांकि जब सभी को लगा कि श्रेयांशी निश्चित रूप से मर चुकी है, तभी भीड़ में से एक व्यक्ति उछल पड़ा। वह न केवल मंच पर मजबूती से खड़ा रहा, बल्कि श्रेयांशी के ठीक सामने उतरा। वह व्यक्ति जाहिर है रुद्र था। सेन परिवार के लोगों को भी कोई परवाह नहीं है, फिर भी तुम, एक बाहरी व्यक्ति, मरने की इच्छा रखते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। रुद्र के कपड़ों से यह पहचानते हुए कि वह सेन परिवार का सदस्य नहीं है, शिवांश नामक भिक्षु ने न केवल अपना हमला वापस नहीं लिया, बल्कि उसकी शक्ति और भी बढ़ा दी। मुक्का सीधे रुद्र के गले की ओर बढ़ा। वह इस मुक्के से रुद्र का सिर चकनाचूर करना चाहता था। लेकिन रुद्र, जिसने 2 बिजली की शक्ति का प्रयोग किया था और प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड के स्तर की साधना रखता था, स्वर्गलोक के 7वें स्तर के तुच्छ हमले से क्यों डरेगा? रुद्र जहां उतरा था वहीं खड़ा रहा और जरा सा भी नहीं हिला, भिक्षु के हमले को आने दिया। धत तेरे की, जब मुक्का रुद्र से टकराया तो शिवांश का चेहरा एकदम बदल गया, क्योंकि मुक्का रुद्र से टकराने पर न सिर्फ उसकी गर्दन तोहफे की तरह नहीं फटी, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसका मुक्का किसी अभेद्य स्टील की दीवार से टकराया हो। उसका मुक्का सचमुच पुची की आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। इस बदलाव ने श्रेयांशी और सेन परिवार के अन्य सदस्यों को भी आगाह कर दिया कि कुछ गड़बड़ है।
उन सभी ने अपनी आंखें खोलीं और तभी उन्हें श्रेयांशी के सामने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वह व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक आयु का नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव अवर्णनीय था। यद्यपि उसकी साधना का स्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता था, फिर भी उस क्षण शिवांश नामक भिक्षु को उससे काफी आघात लगा। इस बदलाव ने सबको चौंका दिया, खासकर पेंटिंग सेक्ट के लोगों को। उनके चेहरे भी पीले पड़ गए। शिवांश के मुके को सीधे झेलने के बाद भी न केवल उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि शिवांश का हाथ ही बर्बाद हो गया। ये तो वाकई चौंकाने वाला था। रुद्र को देखकर वे और भी दंग रह गए, क्योंकि वह दिखने में भले ही युवा लग रहा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी। उनके दिल अनायास ही कांप गए और रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? मेरे पेंटिंग संप्रदाय और सेन परिवार के बीच चल रहे मुकाबले में तुमने दखल क्यों दिया? संप्रदाय प्रमुख ओयांग ने पूछा, क्योंकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि अपनी साधना के बावजूद भी वे रुद्र की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। अवचेतन रूप से उन्हें यह आभास हुआ कि उनके सामने खड़ा युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं वू किंग हूँ, सुश्री श्रेयांशी की दोस्त। आज मैं यहाँ सिर्फ एक ही कारण से आई हूँ। मैं सेन परिवार के लिए तुम जैसे निर्लज कुत्तों को भगाने आई हूँ। झटके से बोलते ही रुद्र अचानक चला और शिवांश की ओर झपटा। उसी समय उसकी मुट्ठी तेजी से नीचे आए और शिवांश के दांतियान को भेद गई। जूनियर शिवांश! शिवांश रोते हुए जमीन पर लौटने लगा। तभी अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह भी एक भिक्षु था और शिवांश से उम्र में थोड़ा बड़ा था। इतना ही नहीं, उसकी साधना शिवांश से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, स्वर्गलोक के 8वें स्तर की। उसके प्रकट होने के बाद उसने शिवांश को बिठाया। उसने शिवांश के दांतियान को भी ठीक करना शुरू कर दिया ताकि अत्यधिक स्वर्गीय शक्ति का प्रवाह न हो। वह शिवांश को बचा रहा था ताकि वह अपनी साधना को यथासंभव बनाए रख सके। ये तो फ्लैश गोल्ड टेम्पल के सबसे शक्तिशाली शिष्य श्याम हैं। भिक्षु का रूप देखकर भीड़ विस्मय से भर उठी, क्योंकि शिवांश की तुलना में श्याम इलाके में बहुत प्रसिद्ध थे। आखिर वे फ्लैश गोल्ड टेम्पल के सबसे शक्तिशाली शिष्य और भावी मंदिर प्रमुख थे। फ्लैश गोल्ड टेम्पल से संबंधित कई उपलब्धियां उन्होंने ही हासिल की थीं। न केवल वे बेहद शक्तिशाली थे, बल्कि उनका नाम भी दूर दूर तक फैला हुआ था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि श्याम भी आएगा। लगता है फ्लैश गोल्ड टेम्पल और पेंटिंग सेक्ट का रिश्ता आम नहीं है। वे सचमुच पेंटिंग सेक्ट को वुल्फ आइवरी माउंटेन पर कब्जा करने में मदद कर रहे हैं। श्याम को पहचानते ही सबको फ्लैश गोल्ड टेम्पल का इरादा समझ आ गया। आखिर श्याम जैसे शख्स को कोई भी आमंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कनिष्ठ की साधना को पंगु बनाने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शिवांश के दांतियान के तुरंत ठीक होने के बाद श्याम के चेहरे पर अत्यंत भयावह भाव उभर आए। तारांकन आओ! फिर वह हिला और सचमुच एक भयंकर दहाड़ मारी। उस क्षण श्याम एक इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वह एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली, खूंखार जानवर जैसा लग रहा था। ऐसा जानवर जो एक ही मुक्के से पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता है और एक ही कदम से नदियों के प्रवाह को रोक सकता है। वह बेहद खूंखार दिख रहा था। जब इस तरह की शक्ति अचानक भड़क उठी तो मंच के नीचे मौजूद लोग भी प्रभावित हुए। शक्ति के ऐसे विस्फोटों से सभी लोग पीछे हटने पर मजबूर हो गए और कुछ लोग सदमे से खून की उल्टी करने लगे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गंभीर चोटें आईं। लेकिन श्याम के प्रहार से सब भयभीत थे, फिर भी रुद्र वहीं बिना हिले डुले खड़ा रहा। आंधी की तरह उसकी ओर बढ़ती शक्ति ने उसके कपड़े और बाल उड़ा दिए और वह जरा भी भयभीत नहीं हुआ। जब भयानक शक्ति से भरी मुट्ठी उसके चेहरे को छूने ही वाली थी, तभी रुद्र ने अपनी हथेली बढ़ाकर श्याम की मुट्ठी को ढक लिया। फिर उसने एक ऐसी हरकत की जिससे सब इतने भयभीत हो गए कि मानो उनकी आत्माएं शरीर से निकल गईं। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, श्याम के शरीर को एक पुतले की तरह हवा में ऊंचा उठा लिया, फिर अपना हाथ नीचे पटक दिया। एक गहरी आवाज सुनाई दी। फ्लैश गोल्ड टेम्पल के सबसे शक्तिशाली शिष्य, जो भविष्य में मंदिर के प्रमुख बनने वाले थे, को जबरदस्ती कुचलकर मांस का टुकड़ा बना दिया गया। हे भगवान! ये लड़ाई के मैदान पर बिखरे मांस के टुकड़े को देखकर लगभग सभी सदमे से स्तब्ध रह गए। फ्लैश गोल्ड टेम्पल का महान और सबसे शक्तिशाली शिष्य यूं ही मारा गया। उसकी मृत्यु इतनी दयनीय थी, ये सरासर अस्वीकार्य था। आखिर वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसका नाम उस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। तत कौन हो तुम? मेरे वरिष्ठ को मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मेरे गुरु भिक्षु अद्वैय से डर नहीं लगता? जब शिवांश ने अपने वरिष्ठ को भी मांस के लोथवे में बदलते देखा तो मानो वह अपने शरीर का दर्द भूल गया और भय से कांप उठा। उसने अपने गुरु का नाम तक पुकारा। वह सचमुच चिंतित था। उसे डर था कि उसकी आंखों के सामने खड़ा युवक उसे मार डालेगा। आखिरकार उसने तो अपने वरिष्ठ को भी मारने की हिम्मत की थी, इसलिए उसकी हत्या होना भी कोई असंभव बात नहीं थी। लेकिन आखिरकार उसका गुरु फ्लैश गोल्ड टेम्पल का प्रमुख था। आखिरकार उसका गुरु तीसरे दर्जे का मार्शल लॉर्ड था, इसलिए उसे लगा कि अगर वह अपने गुरु का नाम बताएगा तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत डर जाएगा। फिलहाल जब तक वह जीवित रह सकता है, भविष्य में जब वह अपने गुरु से मिलने जाएगा तब तक बदला लेने में देर नहीं होगी।
लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उसे नहीं लगता था कि रुद्र भिक्षु अद्वैय पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। इसके बजाय उसने बहुत शांत भाव से कहा, भिक्षु अद्वैय कौन है? सचमुच वह ये भी नहीं जानता कि भिक्षु अद्वैय कौन है। रुद्र के मुंह से ये शब्द निकलते ही सब लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे सब भी जानते थे कि भिक्षु अद्वैय कौन है। भिक्षु अद्वैय मेरे गुरु हैं, फ्लैश गोल्ड मंदिर के प्रमुख, तीसरे दर्जे का मार्शल लॉर्ड। शिवांश ने अपने गुरु की साधना पर भी जोर दिया। हालांकि रुद्र के अगले शब्दों ने उसे तुरंत अवाक कर दिया, जिससे वह किसी भी तरह की कार्रवाई करने में असमर्थ हो गया। ओह, फ्लैश गोल्ड टेम्पल के प्रमुख, तो आपको उस कमीने का समर्थन प्राप्त है और इसीलिए आप सेन परिवार में उत्पात मचाने की हिम्मत कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जाकर अपने कुत्ते जैसे मालिक को बता दो कि मैं वुकिंग उसके फ्लैश गोल्ड मंदिर में आऊँगा और उसका सिर काट दूंगा। तारांकन हुआ टिल्ड 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 टिल्ड। ये शब्द सुनते ही भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। रुद्र के शब्दों से सभी को गहरा सदमा लगा। शिवांश ने अपने गुरु की पहचान स्पष्ट रूप से बता दी थी और रुद्र को अपनी साधना के बारे में भी बता दिया था। लेकिन उसने न केवल डर नहीं दिखाया, बल्कि उसने ऐसे शब्द भी कहे। भले ही वे चौंकना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अत्यधिक दबंगता, अहंकार, लेकिन उसमें अहंकारी होने के सभी गुण निश्चित रूप से मौजूद थे। उस पल सभी को लगा कि वुकिंग नाम का यह आदमी किसी असाधारण जगह से आया होगा, अन्यथा उसके लिए इतना उग्र व्यवहार करना असंभव होता। उस समय हर कोई सोच रहा था कि वुकिंग कहाँ से आया है, क्योंकि उसने फ्लैश गोल्ड टेम्पल को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया था। आखिरकार उनकी नज़र में वह मंदिर एक ऐसी हस्ती थी जिसे अपवित्र नहीं किया जा सकता था। वह उस क्षेत्र की कई शक्तियों का राजा था। कितने बदतमीज बच्चे हो तुम! मुझे नहीं पता तुम किस संप्रदाय या पंथ से हो, लेकिन तुमने भिक्षु अद्वैय के शिष्यों पर हमला करने की हिम्मत की है, तो यह मेरे यानी संप्रदाय प्रमुख यांग के शिष्यों पर हमला करने के बराबर है। आज मैं तुम्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करूंगा। ठीक उसी क्षण संप्रदाय प्रमुख यांग अचानक चिल्लाया, फिर उछल पड़ा और हवा में तेजी से उड़ते हुए अजगर की तरह वह ऊपर की ओर उड़ गया। उसने हमला किया क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार शिवांश और श्याम पेंटिंग संप्रदाय के लिए ही यहाँ आए थे। इस समय श्याम मारा जा चुका था और वह भी उसकी आंखों के सामने। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह भिक्षु अद्वैय को कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा। इसलिए उसे हमला करना ही पड़ा। जब भी प्रथम श्रेणी का कोई मार्शल लॉर्ड आक्रमण करता, मौसम का रंग बदल जाता और धरती कांप उठती। मार्शल लॉर्ड्स की शक्ति वास्तव में अत्यंत प्रबल थी। ये दो लोगों के बीच का अंतर था, एक ऐसा लोक जहां पहुंचने का साधक सपना देखते थे। उस लोक में प्रवेश करने के बाद न केवल शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती थी, बल्कि जीवन भी लंबा हो जाता था। इसलिए संप्रदाय प्रमुख यांग के हमले ने मंच के नीचे मौजूद सभी लोगों को भय से इधर इधर भागने पर मजबूर कर दिया। उन्हें इस बात का गहरा डर था कि वे भी उसके हमलों से प्रभावित होकर मर जाएंगे। वास्तव में संप्रदाय प्रमुख यांग के हमले से पहले ही उसने अपनी शक्ति से पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया था। वह रुद्र के भागने से रोकने के लिए उसका रास्ता बंद करना चाहता था। हालांकि अपने चारों ओर से आ रहे निराकार दबाव को महसूस करते हुए भी रुद्र जरा भी नहीं हिला और न ही उस पर किसी चीज का कोई असर हुआ। उसके लिए ऐसा दबाव हवा के समान था। इससे उसे जरा भी खतरा नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा मेरे दबाव का सामना कैसे कर सकता है? ये देखकर संप्रदाय प्रमुख यांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और इस बात की पुष्टि की कि रुद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और हथेली में एक चमकती रोशनी के साथ उनके हाथ में एक विशाल तलवार, एक विशिष्ट शस्त्र प्रकट हो उठी। फुहार एलीट आर्मामेंट हाथ में लिए वह ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया पर राज कर सकता हो। तभी अचानक वह नीचे की ओर वार करते हुए चकाचौंध कर देने वाली अर्धचंद्राकार प्रकाश की एक तेज धार प्रकट हुई। प्रकाश की वह धार मानो किसी भी चीज को चीर सकती थी। यहाँ तक कि हवा में एक गहरा काला छेद भी खुल गया और आकाश और धरती भी धुंधली पड़ गईं। उस क्षण धरती को रोशन करने वाली चीज सूर्य नहीं, बल्कि एलीट आर्मामेंट से निकली अर्धचंद्राकार प्रकाश की धार थी। टूट जाओ! हालांकि जैसे ही प्रकाश की तलवार नीचे आए, रुद्र ने जोरदार चीख मारी। उसकी चीख ने ही प्रकाश की तलवार को चकनाचूर कर दिया, उसके सिर के ऊपर छाए काले बादलों को तितर बितर कर दिया और संप्रदाय प्रमुख यांग की शक्ति से हवा में उठी धूल को भी उड़ा दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एलीट आर्मामेंट को तेजी से नीचे की ओर वार करते देख रुद्र ने फिर भी वार से बचने की कोशिश नहीं की। जब वह तलवार उसे छूने ही वाली थी, तभी उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उस तलवार को पकड़ लिया जो अंतरिक्ष को चीर सकती थी। उसी क्षण संप्रदाय प्रमुख यांग हक्का बक्का रह गया। भय से उसका बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने आश्चर्य से देखा कि मानो उसका निपुण विशिष्ट शस्त्र रुद्र के हाथ में अटक गया हो। वह न केवल रुद्र को घायल करने में असमर्थ था, बल्कि उसे जरा सा भी हिला नहीं पा रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना इसके बाद घटी।
चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए रुद्र ने अपने हाथ पर थोड़ा सा बल लगाया और चुटकी ली। देखते ही देखते चटकने की आवाज़ के साथ उसका मास्टर एलीट आर्मामेंट टुकड़ों में बिखर गया। ये कैसे संभव है? तुम तो केवल प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड हो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? उसी क्षण संप्रदाय प्रमुख ओयांग ने रुद्र की आभा को महसूस किया। उन्होंने ये निर्धारित किया कि रुद्र केवल प्रथम श्रेणी का मार्शल लॉर्ड है, फिर भी उसके जैसा व्यक्ति इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? उसने तो अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए एलीट आर्ममेंट को ही चकनाचूर कर दिया। पुची संप्रदाय प्रमुख ओयांग को जैसे ही गहरा सदमा लगा और वह इस बात को मुश्किल से स्वीकार कर पा रहे थे, अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ। कुछ ही देर बाद गर्म तरल अनियंत्रित रूप से बहने लगा। नीचे देखने पर उन्होंने पाया कि रुद्र का हाथ उनके सीने में घुसा हुआ है। भीड़ की निगाहों के सामने रुद्र ने अपने हाथ से एलीट आर्मामेंट को नष्ट करते हुए संप्रदाय प्रमुख ओयांग की छाती में वार किया और फिर धमाके के साथ पेंटिंग संप्रदाय के प्रमुख को खून की धुंध में बदल दिया, जिससे उसकी आंखों के सामने ही उसकी मृत्यु हो गई। धुंध हवा में फैल गई। हालांकि इससे रुद्र के कपड़े न तो गंदे हुए और न ही उनका चेहरा। उस क्षण एक सर्वोत्कृष्ट विशेषज्ञ का व्यवहार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। ओयांग संप्रदाय प्रमुख को बिजली की तेजी से मारने के बाद रुद्र ने अचानक पेंटिंग संप्रदाय की भीड़ पर अपनी बर्फीली नज़र डाली और भयावह स्वर में कहा, मैं केवल 10 तक गिनूंगा। 10 गिनती के बाद जो भी मेरी दृष्टि में रहने का साहस करेगा वह मर जाएगा। कोई अपवाद नहीं। रुद्र के बोलते ही वे डर के मारे कांपने लगे। उनके संप्रदाय के मुखिया की भी हत्या कर दी गई थी, तो भला उन जैसे नामात्र के सैनिक कैसे उनका सामना कर सकते थे? तो उस क्षण पेंटिंग संप्रदाय के लोगों के पास पीछे रुकने का कोई कारण ही नहीं था। वे अपनी पूरी ताकत से बिना कुछ छोड़े अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग गए। वास्तव में कई पर्यवेक्षकों को भी रुद्र द्वारा मारे जाने का गहरा भय था, इसलिए वे भी उस खतरनाक क्षेत्र को छोड़कर चले गए। देखते ही देखते सेन परिवार के निवास के पास का वह पहले का शोरगुल भरा इलाका अब केवल सेन परिवार और रुद्र के सदस्यों तक ही सीमित रह गया। उसी क्षण सेन परिवार के मुखिया और सेन परिवार के अन्य सदस्य जल्दी से उड़कर आए, युद्ध के मैदान के सामने पहुंचे और रुद्र के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके अलावा सेन परिवार के मुखिया के इशारे पर भीड़ ने एक साथ गरजती हुई आवाज में कहा, महोदय, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। हमारा सेन परिवार आज आपके द्वारा किए गए उपकार को कभी नहीं भूलेगा। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो सेन परिवार के मुखिया द्वारा दिखाई गई गहरी कृतज्ञता का अभिनय इतना उत्कृष्ट था कि केवल उनकी आंखों से आंसू बहने की कमी थी। लेकिन जब सेन परिवार के मुखिया और अन्य बुजुर्ग मंच पर आए तो रुद्र ने कुछ नहीं कहा। वह धन्यवाद दे रही श्रेयांशी के पास गया, उसे सहारा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमती, कृपया जल्दी उठ जाए। महाराज, क्या आपका नाम सचमुच वुकिंग है? रुद्र द्वारा उठाए जाने के बाद श्रेयांशी ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। इसमें क्या है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई बात नहीं, बस इतना है कि मेरी एक दोस्त का नाम भी यही है और तुम्हारे साथ जो भावनाएं हैं वो भी उस दोस्त से काफ़ी मिलती उतरती हैं। लेकिन श्रेयांशी इस बिंदु पर पहुंचकर थोड़ी हिचकिचाई। लेकिन क्या? रुद्र ने झट से पूछा। बात बस इतनी है कि तुम उससे काफ़ी छोटे हो, तुम्हारी साधना शक्ति कहीं अधिक है और हर क्षेत्र में तुम उससे कहीं आगे हो। तुम्हारी उम्र में मार्शल लॉर्ड बनना वाकई बहुत प्रभावशाली है, श्रेयांशी ने प्रशंसा करते हुए कहा। हालांकि बोलते बोलते उसे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की याद आ गई जिसका नाम भी वुकिंग था। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में उससे पहले के वुकिंग नामक युवक उससे पहले के वुकिंग नामक अधेड़ व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक उत्कृष्ट था, फिर भी श्रेयांशी के दिल में अधेड़ व्यक्ति का स्थान कहीं अधिक था, क्योंकि उसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। हाँ, ये शब्द सुनकर रुद्र पहले तो हंसा, फिर उसने जानबूझकर अपनी आस्तीन से अपना चेहरा ढक लिया। जब उसकी आस्तीन नीचे गिरी तो रुद्र का चेहरा बदल गया। वह उस रूप में आ गया जो उसने वुल्फ आइवरी माउंटेन में पहली बार आने पर लिया था। उसने श्रेयांशी की ओर देखा और कहा, मिस, अब आप जान गई होंगी कि मैं कौन हूँ, है ना? हे भगवान, तुम! जब श्रेयांशी ने रुद्र को दोबारा देखा तो वह तुरंत अचंभित हो गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने मौजूद व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह अब युवक नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था। हालांकि उसकी साधना में कोई बदलाव नहीं आया था। वह अब भी प्रथम श्रेणी का मार्शल लॉर्ड था, लेकिन उसका रूप बहुत जाना पहचाना था, बहुत आत्मीय लग रहा था। क्या वह वुकिंग नहीं था जिसने पहले उसकी मदद की थी, पूरे सेन परिवार को बचाया था और माहेश्वरी परिवार को हराने में उनका साथ दिया था? यह वास्तव में न केवल श्रेयांशी चौंक गई बल्कि सेन परिवार के कई लोग, विशेषकर सेन परिवार के मुखिया भी चौंक गए। उन सभी ने रुद्र के वर्तमान रूप को पहचान लिया। ये वही व्यक्ति था जिसका उनसे कुछ पुराना संबंध था। ये वही व्यक्ति था जिसने सेन परिवार की मदद की थी, लेकिन साथ ही ये वही व्यक्ति था जिसे सेन परिवार के मुखिया ने लगभग मार डाला था, जिसने भलाई का बदला दुश्मनी से लिया था। वुकिंग, ये तुम हो? सच में तुम ही हो? श्रेयांशी सदमे से कुछ कर नहीं पा रही थी।
बोलते समय भी उसके दिल की भावनाएं झलक रही थीं। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे यकीन नहीं था कि दोनों वुकिंग एक ही व्यक्ति होंगे। ये तो अविश्वसनीय था। आखिरकार उस समय वुकिंग स्वर्गलोक के केवल 8वें स्तर पर था। वह पलक झपकते ही प्रथम श्रेणी का मार्शल लॉर्ड कैसे बन गया। इतना ही नहीं, उसकी युद्ध क्षमता भी इतनी भयानक थी। उसने संप्रदाय प्रमुख यांग को इतनी आसानी से मार डाला। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह वास्तव में एक अविश्वसनीय बात थी। हालांकि श्रेयांशी के घोर सदमे की तुलना में सेन परिवार के मुखिया और अन्य लोग आश्चर्यचकित और भयभीत थे। आखिरकार भले ही रुद्र उस समय उनके सेन परिवार की मदद करना चाहता था, सेन परिवार के मुखिया ने इस दयालुता को स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय उसके साथ शत्रुता की नींव रख दी, लगभग रुद्र की जान ही ले ली। अब रुद्र इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने सेन परिवार के गुरु को बहुत पीछे छोड़ दिया था, तो सेन परिवार के लोग चिंतित क्यों नहीं होंगे। यदि रुद्र के मन में अब भी प्रतिशोध की भावना थी, तो संभवतः उन्हें जल्द ही किसी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। मिस, बिल्कुल मैं ही हूँ। रुद्र ने दृढ़ता से सिर हिलाया। लेकिन तथा तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी साधना। श्रेयांशी ने रुद्र के चेहरे की ओर इशारा करते हुए हैरानी से कहा। अरे, ये तो बस मेरी असली शक्ल छिपाने की एक तरकीब है। रुद्र हल्के से मुस्कुराया, फिर अपनी आस्तीन से अपना चेहरा ढक लिया। आस्तीन हटते ही रुद्र का चेहरा फिर से पहले जैसा सुंदर और जवान दिखने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी असली शक्ल है। साधना की बात करें तो दरअसल जब मैं पहली बार वुल्फ आइवरी माउंटेन आया था, तब मैं पहले ही प्रथम श्रेणी का मार्शल लॉर्ड था। रुद्र ने सच नहीं कहा। पहले तो उसने जानबूझकर अपना चेहरा बदलने से पहले अपनी आस्तीन से उसे छिपाया, लेकिन तुरंत नहीं। ऐसा उसने श्रेयांशी और दूसरों को ये गलतफहमी दिलाने के लिए किया कि यह उसकी शक्ल बदलने की तकनीक है, कोई औजार नहीं, न ही कोई जन्मजात क्षमता। अपनी साधना के बारे में रुद्र ने कुछ भी बताने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस इतना कहा कि वह शुरू से ही प्रथम श्रेणी का मार्शल लॉर्ड था। लोगों को उसे प्रतिभाशाली समझने देना ही काफी था। वुकिंग, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में इतने शानदार व्यक्तित्व वाले इंसान हो। दरअसल रुद्र की बातें सुनकर श्रेयांशी एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि रुद्र की वर्तमान आयु और शक्ति से उन्हें स्पष्ट रूप से एक बात समझ आ गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वुकिंग नाम का व्यक्ति एक उच्च कोटि का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसके जैसा व्यक्ति निश्चित रूप से असाधारण पृष्ठभूमि से आया होगा। ये बहुत संभव है कि वह किसी अपार शक्ति से आया हो। उसी क्षण सेन परिवार के मुखिया को ऐसा लगा जैसे 5000 किलोग्राम वजन का एक हथौड़ा उनके सिर पर जोर से प्रहार कर रहा हो। ठंडी हवा के झोंके उनकी रीढ़ की हड्डी से टकराए और उनके पैर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। जब भी उसे रुद्र की असली पहचान याद आती और रुद्र के साथ किए गए अपने कार्यों की याद आती, तो वह सचमुच भयभीत हो जाता। रुद्र की अपार शक्ति की तो बात ही छोड़िए, वह तो अकेले ही उसके सेन परिवार को आसानी से नष्ट कर सकता था। लेकिन जैसे ही सेन परिवार के सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हुए कि क्या रुद्र उनसे बदला लेगा, रुद्र ने अपनी हथेली को पलटा, जिससे अपार मार्शल शक्ति से भरा एक चमकदार मशरूम प्रकट हुआ। अमर मार्शल मशरूम के प्रकट होने के बाद सेन परिवार के लगभग सभी सदस्यों की आंखें चमक उठीं। वे अनायास ही इसकी ओर आकर्षित हो गए, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि चमकता हुआ मशरूम निश्चित रूप से साधना का खजाना है। इसमें निहित मार्शल शक्ति वुल्फ आइवरी माउंटेन में रुद्र द्वारा बहुत पहले प्राप्त किए गए बर्फ क्रिस्टल फीनिक्स अंडे से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये सचमुच एक ऐसे खजाने के समान थी जिसके बारे में केवल कहानियों में ही सुना जाता था। और जैसे ही सेन परिवार के सभी लोग अमर मार्शल मशरूम को खाली निगाहों से घूर रहे थे, उनके चेहरे लालसा से भरे हुए थे। रुद्र ने कुछ और शब्द कहे जिससे वे इतने स्तब्ध रह गए कि वे अवाक रह गए। श्रीमती, जब मैं वुकिंग उस समय विदा हुआ था, तो मैंने कहा था कि यह बर्फ क्रिस्टल फीनिक्स अंडा केवल एक ऋण है। एक दिन मैं आपको इसके बराबर मूल्य की कोई वस्तु देकर चुकाऊंगा। और ये मार्शल आर्ट का यह उच्च श्रेणी का अमर मशरूम वही वस्तु है जिसके द्वारा मैं आपको ऋण चुकाऊंगा।